अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू नावल कलेक्शन पर खुशामदीद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो इसको लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में आके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नावल की तरफ, जिसका नाम है मोहब्बत मौसम नहीं, और इसकी राइटर है राशिदा लतीफ़। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे अपने पीछे कदमों की चाप और फिर उम्र की आवाज़ सुनाई दी। वो एक लम्हे को रुकी थी, मगर बगैर पलटे दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। और झूठ बोलने वाले तो बहुत बुरे लगते हैं। वो दोबारा बोला। वो चुप रही। सीढ़ियाँ ख़त्म होते हुई थी और आखिरी सीढ़ी पर थी जब मिसिस सुबानी ने अपने फ्लैट से बाहर झांका। ईमान, ये चाबी ले लो, तुम्हारी अम्मी मार्केट तक गई हैं। उसने थके थके अंदाज में चाबी ले ली। लॉक खोलने के बाद भी वो उसके पीछे ही अंदर चला आया। और जो लोग झूठ बोलकर भी हरदर्मी से उसे सच तस्लीम करने पर मजबूर करें, उससे तो मुझे प्लीज़ चुप हो जाइए। उसने उसे बात मुकम्मल करने से पहले ही टोक दिया। वो लब भींच कर खामोश हो गया। एक नज़र उसके नाराज़ चेहरे पर डाली तो बेसाख्ता मुस्कुराहट चेहरे पर उभर आई। वो अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो चादर उतार कर दुपट्टा ओढ़ चुकी थी। चाय पियेंगे? उसने बादल नख्वास्ता ही पूछा था, वरना दिल तो चाह रहा था कि वो फ़ौरन चला जाए। आज की सिचुएशन के बाद उसका सामना करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। चाय तो नहीं, अलबत्ता भूख बहुत लगी है। कुछ खाने को तो ले आओ। उसने सोफ़े पर नीम तराश होते हुए धीन अंदाज में कहा। वो जलती बुनती किचन में गई। फ्रिज का जायजा लेने के बाद वापस आई। और तो खाने में कुछ नहीं, सिर्फ अंडे हैं। कहे तो फ्राई कर दूं? उसने जानबूझकर पूछा। जानती थी कि अंडे उसकी चिढ़ है। जो भी है ले आओ। वो हनूज इसी स्टाइल में लेटा था। वो ठंडी सांस भर के रह गई। थोड़ी देर बाद उसने खाना मेज पर लगा दिया। हाथ धोने के लिए उठा कर तुम खाना नहीं खाओगी? वो पानी का जग रख के पलट रही थी जब उसने पूछा। नहीं, मैं अम्मी के साथ खाऊंगी, मुख्तसर जवाब देके पलट गई। उमर ने डोंगों के सालन उठाए। एक में आलू कीमा और दूसरी में माश की दाल थी। वो हंस पड़ा। बाय द वे, तुम्हें झूठ बोलने से इतना शगफ क्यों है? उसने मुस्कुराते हुए बाआवाज़ से बुलंद पूछा। रस पे तवक्का जवाब वसूल नहीं हुआ। उसे नहीं पता था कि उमर के उसके हर मामले से इतनी जल्दी बाखबर हो जाएगा। उसकी जॉब के मुतालिक या तो उसे खुद इल्म था या फिर अम्मी को, बल्कि अम्मी को भी उसने बड़ी मुश्किलों से मनाया था। अम्मी की रजामंदी मिलने के बाद उसका वाहिद मशग़ला मुख्तलिफ अखबारात को खंगालना और मुख्तलिफ जगहों पर दरख्वास्तें देते रहना था। कई जगहों से इंटरव्यू कॉल भी आई, लेकिन बात ना बन सकी। और अब जबकि वह तकरीबन मायूस हो चुकी थी, तो रहीमुद्दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इंटरव्यू कॉल मौसूल हुई। उसे ठीक से याद नहीं था कि उसने इस नाम की किसी फर्म में अप्लाई किया हो। बहरहाल एक बार फिर किस्मत को आजमाने उठ खड़ी हुई, ये सोच कर के इंटरव्यू आखिरी आखिरी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू उसकी तवक्को से बढ़कर अच्छा हुआ तो लोग भी बहुत माकूल थे। इस दफ़ा लग रहा था जैसे काम बन जाएगा। वापसी पर जब रिक्शा के इंतज़ार में खड़ी थी तो जाने कैसे उमर साहब वहाँ नमूदार हो गए। ईमान, तुम यहाँ कैसे? उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए पूछा। एक लम्हे को तो वो गिड़गिड़ा गई। वो मैं अपनी दोस्त की अम्मी की आदत के लिए आई थी। गाड़ी में बैठते बैठते सामने हॉस्पिटल की इमारत पर नज़र पड़ी तो ज़हन ने फ़ौरन बहाना तलाश लिया। क्यों खैरियत? उसने ये लहजा अख्तियार किया। उसके गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है, उसने बहुत आराम से कहा। एक दफ़ा झूठ बोलने के बाद उसकी ज़ुबान काफ़ी रवानी इख्तियार कर लेती थी, मगर जाने क्यों उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। अब घर ही जाना है या कहीं और? उमर ने पूछा। जी, घर ही जाऊँगी, उसने मुतमईन होकर जवाब दिया। उमर उसे घर छोड़कर अम्मी से मिले बगैर ही चला गया था। वो तो भांडा ना फूटने पर बहुत खुश थी। वैसे भी खदशा था कि अम्मी से मुलाकात होने पर अम्मी उसे सब कुछ बता ही ना दे। लिहाजा खुद ही उसने अम्मी से मिलकर जाने पर इसरार नहीं किया। ठीक है, हफ्ते बाद उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और बेयकीनी और खुशी के मिले जुले जज्बात में घर गई। क्या वाकई किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है? इतनी ढेर सारी लड़कियों में मेरा सिलेक्शन। उसे यकीन नहीं आ रहा था। तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। अम्मी की ढेरों नसीहतों को पल्लू में बांध कर उसने जो ऑफिस ज्वाइन किया, आम दफ्तरी माहौल के बरक्स बहुत साफ सुथरा शाइस्ता माहौल था। तमाम बातें उसे और अम्मी को मुतमईन करने के लिए काफ़ी थी। ऑफिस ज्वाइन किए उसे तीसरा दिन था। वो कंप्यूटर पर काम कर रही थी। अचानक सामने से आने वाले पर नज़र पड़ी तो आसान ख़ता हो गया। वो बेशक उमर ही था, मगर उसकी तरफ आने की बजाय वो सीधा एमडी के कमरे की तरफ चला गया। उफ़, ये यहाँ क्यों आए हैं? शायद घर गए मम्मी से पता लगा और अब सीधे वहाँ यहाँ आ गए। लेकिन शुएब साहब के कमरे में क्यों गए? वो इस तरह से हाथ मलने लगी। क्या पता मेरी छुट्टी करवाना चाहते हो, मगर मैं उनके हुक्म की गुलाम थोड़ी हूँ। खाला से कहूँगी संभाल कर रखे अपने साहबजादे को, हर मामले में टांग अड़ाने तशरीफ़ ले आते हैं। डर, खौफ, गुस्से और परेशानी के मिले जो जज्बात में वो दिल ही दिल में उसे सलातें सुना रही थी। इतने में शुएब साहब ने इंटरकॉम पर उसे कोई फ़ाइल लाने को कहा। जालतू जलालतू का विल करती वो
अंदर आ गई। अंदर का माहौल उसकी तवक्का के बरक्स था। बेहद पुरतकल्लुफ़ अंदाज़ में कहके लगाते हुए दोनों बातें कर रहे थे। उसे आता देखकर खामोश हो गया। फ़ाइल शुएब साहब को देखकर एक नज़र उमर पर डाली। वो उसे ही देख रहा था। सटपटा कर उसने नज़रें झुका ली। इस कदर शदीद खफ़्फ़त पहले कभी ना हुई थी। शुएब साहब ने फ़ाइल का सरसरी जायज़ा लेने के बाद कुछ हिदायत दी और फ़ाइल वापस लौटा दी। "तो कैसी जा रही है तुम्हारी जॉब?" वो जाने ही वाली जब उमर ने बेहद नॉर्मल अंदाज़ में पूछा, "ठीक है," उसने मुख़्तसर जवाब दिया। "यार तुम जानते हो मिस ईमान को?" शुएब ने काफ़ी हैरत से पूछा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी बहुत जान-पहचान है। उमर ने उसके चेहरे पर चिढ़ती निगाह नज़र डालकर कहा, "हैरत है, मुझे मालूम ही नहीं था।" वह हैरान हो रहे थे। ईमान पलट गई, "तो मसूद दोस्त हैं शुएब साहब के और एक्टिंग ऐसे कर रहे थे जैसे मुझे जानते नहीं। ज़ाहिर है क्या तारुफ़ करवाते कि मैं उनकी कज़न हूँ, इतने बड़े मिल ऑनर की कज़न, एक मामूली वर्कर।" उसकी आँखें भर आ गईं। ज़बरदस्त खुदतरसी का ये दौरा तो अक्सर ही उस पर पड़ता रहता था और आज उमर का रवैया उसकी बर्दाश्त से बाहर था। आज हाफ़ डे था, इसलिए जल्दी-जल्दी काम निपटा कर वो ऑफ़िस से निकल आई। मगर वो झूठ-झूठ की गिरदान करता उसके पीछे आ गया और जब ऑफ़िस वाली अजनबियत का दूर-दूर तक शायबाना था। बड़े मज़े से खाना खाया जा रहा था। थोड़ी देर में अम्मी भी आ गई। उसे नहीं मालूम था वो कब गया, क्योंकि उसे खाना देने के बाद वो सोने की गर्ज से लेट गई थी। "अम्मी बेटा, शाम को जल्दी आने की कोशिश करना। वो ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब अम्मी ने आके, "क्यों अम्मी, कोई ख़ास बात है?" जूते का स्ट्रैप बाँधते हुए वो रुक गई। "हाँ, तुम्हारे चचा की तरफ जाना है, वो पार्टी कर रहे हैं सोमिया के पास होने की खुशी में," अम्मी ने बताया तो उसकी हँसी छूट गई। मुश्किल तीसरी कोशिश में सोमिया का बीए क्लियर हुआ था। "बुरी बात है अम्मी," अम्मी उसकी हँसी का पस मंज़र समझते हुए बोली। "आई एम सॉरी अम्मी," उसने मुश्किल हँसी ज़ब्त की। "वैसे मेरा क्या जाना ज़रूरी है?" उसने पूछा। "हाँ बेटा, तुम्हारी चच्ची ने खुद फ़ोन करके दावत दी है और बाद में आयशा का भी फ़ोन आया था, कह रही थी अम्मी से कहिएगा ज़रूर है।" "अच्छा अम्मी, कोशिश करूँगी जल्द आने की।" उसने यकीन दहानी कराई। वो शाम को जब वो और अम्मी वहाँ पहुँचे तो फ़हीम चाचा लॉन में इंतज़ामात करवाने में मसरूफ़ थे। अम्मी को सलाम किया तो अम्मी ने बड़ी गर्मजोशी से जवाब देकर खैरियत दरियाफ़्त की। उनके सवाल सलाम के जवाब में उन्होंने उसके सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। "कहाँ हैं बस सब लोग?" उन्होंने पूछा। "अंदर हैं भाभी, तैयार हो रहे हैं," फ़हीम चाचा बताकर दोबारा काम की तरफ मुतवज्जा हो गए। तो मैं और अम्मी अंदर की तरफ बढ़ गए। बरामदे में ही सोबिया मिल गई। "हेलो सोबिया, कांग्रेचुलेशंस," उसने बुके थमाते हुए मुबारकबाद दी। "थैंक यू अम्मी, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो तुमसे बहुत नाराज़ हो जाती," सोमिया ने खुशदिली से कहा। उसने हैरत से उसकी तरफ देखा। बहुत मुश्किलों से मिजाज मिलते थे सोमिया बेगम के, पर आज तो बहुत खुशगवार मूड था। "आइए आंटी, अंदर हैं सब लोग," उसने कहा। अम्मी जाएँ, मैं ज़रा खाला से मिला," वो कहते खाला के पोर्शन की तरफ चली गई। पता है किस लिए भाग-भाग कर जाती है वहाँ?" सोबिया का मुँह बन गया। "अम्मी कितनी ज़लील है!" तो आयशा ने गले मिलते हुए उसे लताड़ा। "क्यों भई?" वो मुस्कुरा दी। "इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ और आज शक्ल दिखाई है।" आयशा का शिकवा बजा था। उसने सिर्फ़ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। "पापा, आज तो एमी आपी आई हुई हैं। बाय द वे, आज सूरज कहाँ से निकला?" उसामा भी उनकी आवाज़ सुन के कमरे से बाहर निकल आया। उसे देखकर हैरान होने की बड़ी जानदार एक्टिंग की। "अच्छा भई, छोड़ो, मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गए। तुम्हारी अभी फ़ारिग नहीं रहने देती।" खाला ने हमेशा की तरह गले लगाने के बाद उसकी पेशा तुम्हारी तरह फ़ारिग नहीं रहती। खाला ने हमेशा की तरह गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी। उसे शर्मिंदगी सी हो गई। सिर्फ़ चंद लोगों से बचने की खातिर वो इतनी मोहब्बतों से भागती थी। आयशा उसका हाथ पकड़ के कमरे में ले गई। फिर बातों का जो सिलसिला चला तो वक़्त गुज़रने का पता ही ना चला। कसम से अम्मी, तुम्हें क्या पता इस दफ़ा सोबिया का बीए कैसे क्लियर हुआ? सोशियोलॉजी और इंग्लिश में तो सिर्फ़ मोहतरमा उड़ी उड़ी हुई थी। चाचा ने कैसी-कैसी अप्रोच करवाई, तब कहीं जाकर बात बनी और आज की तकरीब का मकसद भी कुछ और है। बड़ी चाची की भाभी के भाई अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। उनको बतौर ख़ास मदऊ किया गया है। अंकल अरसलान को कल तक ये लोग लिफ्ट नहीं कराते थे, लेकिन जब से उनके बेटे को मल्टीनेशनल कंपनी में ज़बरदस्ती जॉब मिली है, चची 6 चक्कर लगा चुकी है उनके घर। कभी आयशा मज़ीद जाने कहाँ-कहाँ के किस्से निकाल कर सुनाती कि खाला ने आकर टोका, "बस करो लड़की, अब तैयार हो जा, मेहमान आना शुरू हो गए हैं।" ओह! वाक़ई काफ़ी देर हो गई। खिड़की पर नज़र डालकर दोनों को ही एहसास हुआ। "मैं तो तैयार हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ," उसने ड्रेसिंग टेबल में अपना जायज़ा लेते हुए कहा। "क्या ये तुम तैयार हो?" आयशा चीखी। "हाँ, तो और क्या, मैं तैयार हूँ।" उसे इत्मीनान से उनमें ज़रा भी फ़र्क ना आया। मामा मैडम के बहुत माना कि मैडम बहुत खूबसूरत हैं आप, लेकिन आजकल के दौर में जब कबूल सूरत खूबसूरत बन सकते हैं तो हसीन तर क्यों नहीं? यहाँ बैठो, मैं पहले तुम्हें तैयार कर देती हूँ। उसके ना करने के बावजूद आयशा ने उसे अच्छा खासा तैयार कर दिया। "देखो किस कदर खूबसूरत लग रही है," उसने उसके सिल्की बालों में ब्रश करते आयशा ने कहा तो वो हँस पड़ी। "हाँ, वाक़ई शक्ल तो मेरी अच्छी खासी तब्दील हो गई।" उसने फ़राग-दिली से तस्लीम किया। आयशा ने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और काफ़ी महारत थी उसे ऐसे कामों में। "या आयशा, थोड़ी-सी डार्क ना कर दूँ?" आयशा ने एक बार फिर उसका तनकीदी जायज़ा लेते हुए पूछा। "बस पापा, तुम नहा लो जाकर।"
उसने उसे बाथरूम की तरफ धकेला। वो लाउंज में आकर टीवी ऑन करके बैठ गई। थोड़ी देर तक वो रिमोट से चैनल तब्दील करती रही। यार क्या तमाशा है, इस ज़रा सी बात पर चचा ने पूरे शहर को इकट्ठा कर लिया। बाहर से उमर की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो ऑफिस से लौटा तो उसने बहुत दिमाग से टीवी पर नजरें जमा दी। उसे देखकर दरवाजे ही में ठिठक गया। ओह, तो आप भी तशरीफ लाई हैं। ईमान को यकीन नहीं आया कि उसके नहीं आया कि उसने तंज किया है या मजाक। एक लम्हे को टीवी से नजरें हटाकर सलाम किया, फिर दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। वालेकुम अस्सलाम, खाला भी आई है क्या? उमर ने सोफे पर बैठकर जूते के चश्मे खोलते हुए पूछा। जी, फ़हीम चचा की तरफ है। टीवी नजरें टीवी से हटाए बगैर जवाब दिया। कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा। इस हुलिये में उसे उमर के सामने खासी उलझन हो रही थी। ये वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में तुम्हें कब से इतनी दिलचस्पी हो गई? उसे इतने हमाक से टीवी की तरफ मुतवज्जा देखकर अम्मा ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। माँ ने सटपटा कर टीवी ऑफ कर दिया। क्या बात हो, नाराज़ हो मुझसे? वो कुछ देर की खामोशी के बाद उम्र ने दोस्ताना लहजे में पूछा। मैं क्यों नाराज़ होने लगी आपसे? आप तो शायद मुझे ठीक से जानते भी नहीं। शिकवा लबों से फिसल गया। अच्छा, इस दिन ऑफिस वाली बात की वजह से नाराज़ हो? उमर को जैसे याद आ गया। जी, इस दिन ऑफिस में ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे मुझे जानते तक नहीं। मुझे मालूम है आपको पसंद नहीं मेरा जॉब करना, मगर ये शौकिया जॉब नहीं है, मजबूरी है हमारी। और थोड़े दिन पहले जो आप झूठ-झूठ की गर्दान करते हमारे घर पहुँचे थे, ठीक है मैंने झूठ बोला आपसे, लेकिन आप ने जानने की कोशिश की कि क्यों क्यों मगर आपको ये कोशिश क्यों करेंगी? वो सामने साँस लेने को रुकी थी। और फिर मेरी जॉब क्या ऐसी अनोखी बात तो नहीं, सैकड़ों हज़ारों लड़कियाँ मुलाज़मत करती हैं। मेरी बात सुनो ईमान हसन, मुझे हज़ारों लड़कियों से नहीं सिर्फ़ तुमसे ग़र्ज़ है। वो एक कदम आगे आकर गंभीर लहजे में बोला था। उसकी नज़रें झुक गई। ये शाज़ो-नाज़र ही होता था कि उमर अपनी बेनियाज़ी के खौल से बाहर निकले। और तुमसे किसने कहा मुझे तुम्हारी जॉब पर एतराज़ है? ऐसे एकदम ही लहजा बदल दिया। तुमने तुमने तो मुझे एतमाद में लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन खाला ने सब कुछ बता दिया था। उमर की बात पर उसने हैरान होकर सर उठाया। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जितनी आप अभी आप इतनी लायक-फ़ायक नहीं है कि 50 लड़कियों में सिर्फ़ आपका सिलेक्शन हो जाए। उसने मुस्कुरा कर कहा, जबकि ईमान को पतंगे लगे। क्या मतलब आपका? आपको मेरी काबिलियत पर शुबा है? वो अभी तक बात की तह तक नहीं पहुँच पाई थी। नहीं, नहीं, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शुबा नहीं है। जब तुम अपनी दोस्त की वालदा का मैटरनिटी होम में गुर्दों का ऑपरेशन करवा सकती हो, तो तुम कुछ भी कर सकती हो। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। वो एक लम्हे को शर्मिंदा तो हुई थी, लेकिन ज़हन उसकी पहली बात में ही अटका हुआ था। कहीं आपने मेरी सिफ़ारिश तो नहीं की? उसने कुछ बेयकीनी से पूछा, लेकिन उमर के चेहरे पर उभरने वाली मुस्कुराहट उसे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी। मैं कल ही रिज़ाइन कर दूँगी। वो एक लम्हे में उसने अपना फ़ैसला सुना दिया। शायद तुमने 2 साला एग्रीमेंट पेपर साइन किए हैं। उमर ने लापरवाही से उसे बताया। वो बेबसी से होंठ काटने लगी। ओके बाबा, अब इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। मैंने तुम्हारी सिफारिश की तो नहीं, लेकिन करने की कोशिश ज़रूर की थी। ये और बात है कि तुम्हारा सिलेक्शन पहले ही हो चुका था। उसने उसे मुतमिन करना चाहा। अगर उसे ये मालूम हो जाता कि इंटरव्यू कॉल उससे कैसे मौसूल हुई, तो वो वाक़ई इस्तीफ़ा देने में 1 मिनट ना लगाती। आपको एक बात मालूम है? माँ ने कांटदार निगाह नज़रें उस पर गाड़ पूछा। क्या? उसने सवालिया अंदाज में उससे पूछा। मुझे झूठ बोलने वाले बहुत बुरे लगते हैं। उसने उसी का फ़िक्रा उसी को लौटाया। इस बात को उमर ने ख़ासा एन्जॉय किया। हाँ, लेकिन झूठ बोलने वाले मुझे कुछ-कुछ अच्छे लग रहे हैं। वो कहकर बाहर निकल गया और ईमान झिंझला कर रह गई। रात 12:30 बजे खाला का ड्राइवर उन्हें छोड़ गया था। इतनी थकन के बाद उसे फ़ौरन नींद आ जानी चाहिए थी, मगर ज़हन आज के फंक्शन में ही अटका हुआ था। जब वो आयशा के साथ छोटी चच्ची को सलाम करने गई, तो कई ख़वातीन ने उसके मुताल्लिक़ पूछा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या कह के उसका तारुफ़ करवाएँ। जैसे मीना की भांजी, आखिर उन्होंने खाला की निस्बत से तारुफ़ करा दिया। अच्छा, हसन की बेटी? एक पुरानी वाकिफ़कार ने पूछा। अरे! आपकी भतीजी भी हुई? जी हाँ, यही समझ लें। उन्होंने पीछा छुड़ाने जहाँ ईमान को वहाँ जाकर बहुत उलझन हो रही थी। अरे वो देखो अम्मी, वो जो सामने लड़की नज़र आ रही है, बाबा के बिज़नेस पार्टनर की बेटी है, बासमा दरानी। उसने आयशा की नज़रों का ताक़ुब किया। वो रवायती मीरज़ादी लग रही थी, हाथ में जूस का गिलास था। मैं सारी दुनिया से बेज़ार। फिर अंकल ने उमर को बुलाया। शायद हाँ, बाज़मा को कंपनी देने के लिए उसकी बेज़ारी 1 मिनट में रुख़सत होगी। वो दोनों अब हँस-हँस के बातें कर रहे थे। इस प्रिन इस प्रिंस को कंपनी देने के लिए क्या सिर्फ़ भाईजान इस प्रिंसेस को कंपनी देने के लिए क्या सिर्फ़ भाईजान ही रह गए थे? क्या पापा को मैं नज़र नहीं आई? आयशा को ताव ताव आया। ज़रा आना मेरे साथ। आयशा उठकर वहाँ जाने लगी थी। प्लीज़ आयशा बैठी रहो, मैं बहुत थक गई हूँ। उसने मुश्किल से आयशा का हाथ पकड़ कर उठाया था, मगर वो खुद उसका सारा ध्यान तकरीब में वहीं लगा रहा। बासमा दुरानी वाक़ई बहुत खूबसूरत थी। अम्मी क्या सोच रही हैं आप? उसे काफ़ी देर से अम्मी को एक ही पोज़ीशन में बैठा देखकर पूछा। आज मिसेज़ सुबहानी आई थी।
एक लंबा साँस खींचते अम्मी ने पूछा, तो इसमें कौन-सी नई बात है, वो तो रोज़ आती है। अजीब बात तो तब होती जब वो आज ना आती, वो बालों में ब्रश करते हुए हँसी। अपने भतीजे का रिश्ता लेकर आई थी। अम्मी ने बताया, किसके लिए, वो नासमझी के आलम में बोल पड़ी। फिर फ़ौरन ये एहसास हुआ, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वैसे तो मैंने कह दिया है कि ईमान को उसकी खाला ने बचपन से मान रखा है, मगर बहुत इसरार कर रही थी। अच्छी तरह सोच ले, लड़का पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, बरसरे रोज़गार है। अम्मी आहिस्ता-आहिस्ता बताने लगी। फिर आपने क्या जवाब दिया? उसने उनकी बात पूरी होने से पहले पूछ लिया। क्या कहना क्या था? ज़ाहिर है इनकार कर दिया, लेकिन अब सोच रही हूँ आपा से बात कर लूँ। बेशक शादी अभी ना से मंगनी करते, ज़ुबानी कलामी बात की भी कोई अहमियत होती है आजकल? मंगनी हो जाए तो मुझे भी कुछ इत्मीनान हो जाए और दुनिया वालों को भी पता चल जाए। अम्मी के कहने पर वो ब्रश रख उनके पास से बैठी। प्लीज़ अम्मी, आप खुद से बात नहीं करेंगी? इसके कहने पर अम्मी हँस पड़ी। अरे पगली, खुद से कहाँ, बात तो पहले आपा ने की कर रखी है और इतनी मर्तबा इशारों कनायों में कह चुकी हैं। फिर भी अम्मी, जो बात करनी है पहला खाला ही करे, आपको नहीं करनी। उसने हतमी अंदाज में कहा तो अम्मी ने मुस्कुरा कर उसे देखा। स्याह खुले बालों में उसका चेहरा दमक रहा था। वो ईमान हसन थी, हसन अहमद की बेटी और निन्ही की तरह खूबसूरत और खुददार। हसन अहमद 6 बरस के थे जब वालिद का इंतकाल हुआ। 6 बरस के बच्चे की 6 बरस के बच्चे की उँगली पकड़कर उनकी वालिदा खदीजा बेगम वापस उसी चौखट पर आ गई जहाँ से रुखसत हुई थी। खदीजा बेगम अपनी बाकी मानदा उमर हसन के सहारे गुजारना चाहती थी, मगर भाई अपनी दुनिया में मगन थे। उन्हें ये ज़िम्मेदारी उठाना बारहगरा महसूस होता था। इद्दत गुज़ारने के चंद माह बाद ही सबूर अहमद का रिश्ता आया। उनकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी और वो बच्चों की परवरिश के लिए दूसरी शादी करना चाहते थे। खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें हसन को साथ रखने पर भी कोई एतराज़ ना था। इतनी सारी ख़ुसूसियात के बाद ये रिश्ता ठुकराना गोया गुफ़राने नेमत था। दूसरी बार खदीजा बेगम रुखसत हो गई, सबूर वाला पहुँच गई। सबूर अहमद शरीफुल नफ्स इंसान थे, मगर बहुत मेहनत और रियाज़त के बावजूद भी वो उनके बच्चों के दिलों में अपनी जगह ना बना सकी। हसन को सबूर अहमद ने अगर सके बाप जैसा प्यार ना दिया तो कोई बुरा सलूक भी रवाना रखा। शायद सब खदीजा बेगम की बेतहाशा मेहनत और रियाज़त का सिलसिला था। 18 बरस रफ़ाक़त के बाद खदीजा बेगम ने दुनिया से मुँह मोड़ लिया। सबूर अहमद दिल से उनकी मोहब्बत और कुर्बानियों के मोतरफ़ थे। अब बेटे शादी की उम्र को पहुँच चुके थे। बड़े बेटे हारून के लिए वो दूर पर एक रिश्तेदार में लड़की पसंद करने गए, तो साथ ही उनकी छोटी बहन से हसन का रिश्ता भी तय कर दिया। दोनों सगी बहनें एक ही दिन रुखसत होकर सबूर वाला पहुंची। 1.5 साल बाद सबूर अहमद की वफ़ात होगी तो हसन को वहाँ रहना मुनासिब ना लगा। अगरचे सबूर अहमद की ज़िंदगी में वो कई बार अलहदा होने के बारे में सोच चुके थे, मगर उनकी नाराज़गी के डर से हिम्मत ना पड़ी। मगर अब दूसरी बात थी, भाइयों के तेवर बदलने से पहले ही उन्होंने बेगम का हाथ पकड़ा। भाइयों से इजाज़त लेकर अलग हो गए। उन्होंने रस्मी तौर पर रोकने की कोशिश तो की, लेकिन हसन के साथ सलीमा भी इसके हक में ना थी। वाहिद हस्ती जिसके दिल ने दोनों को रोकने की कोशिश थी, वो समीना थी। छोटी बहन से अलग उन्होंने, पर उनका दिल किसी तौर पर राज़ी न था। मगर इन दोनों की ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े। हसन और सलीमा को अल्लाह ने दो बेटों दो बेटियों से नवाज़ा था। निदा और ईमान दोनों बहुत मुतमईन और शाकिर थे। समीना और हारून के यहाँ उमर, आयशा और उसामा थे। बचपन से ही से समीना ने उमर के लिए ईमान को मांग लिया था। बज़ाहिर किसी को इस पर एतराज़ ना था। ईमान 9वीं जमात में और निदा एफ़ए कर रही थी जब हसन अहमद को पहला हार्ट अटैक हुआ। वो वक्त से पहले ही बूढ़े और कमज़ोर लगने लगे। अपनी ज़िंदगी का ग़ालिबन उन्हें कुछ ज़्यादा भरोसा न था, इसलिए निदा के लिए एफ़ए करने के बाद ही हसन अहमद ने शादी करने में देर न लगाई। निदा मुल्तान में ब्याही गई थी। खालिद उनका मामूज़ाद था। निदा की शादी के 6 माह बाद हसन अहमद को दूसरा जानलेवा अटैक हुआ। ईमान और सलीमा की तो दुनिया ही अंधेर होगी। खालिद और निदा ने बहुत ज़ोर दिया कि वो मुल्तान आ जाए, मगर वो दोनों लाहौर छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ हर जगह ऐसे हसन अहमद की यादें बिखरी हुई थी। 2 दुकानों का किराया और हसन अहमद की पेंशन मिलाकर उनके गुजारे के लिए काफ़ी थी। ज़िंदगी जैसे-तैसे गुज़र रही थी, मगर अब वो ईमान के फ़र्ज़ से भी सुबकदोश होना चाहती थी। उन्हें बहन के खुलूस पर कोई शुबा ना था और उमर से ज़्यादा उन्हें अज़ीज़ भी कोई ना था, मगर बहनोई की आदत और ख़स्ल तबीयत से ख़ाइफ़ रहती थी। जूँ-जूँ कारोबार फैला था, मिज़ाज में रौनक में भी इज़ाफ़ा हो गया था। आज छुट्टी का दिन था, उसका मूड सुबह से बहुत खुशगवार था। अम्मी सौदा लेने बाज़ार गई हुई थी और वो मज़े से हेडफ़ोन कान से लगाए फिंगर चिप्स खाने में मसरूफ़ थी। अचानक ऐसा लगा जैसे फ़ोन की बेल बजी हो। जल्द से कमरे में आई। फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। उसने उठाने से पहले दूसरी तरफ से रखा जा चुका था। पता नहीं किसका फ़ोन है। वो वापस पलट गई तो 12 घंटे बजने लगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसने फ़ोन उठाया। वालेकुम अस्सलाम। ईमान, गुड़िया कैसी हो? दूसरी तरफ खालिद भाई थे। उसका दिल को लुट के लुटा।
निदा आ जाओ भई फ़ोन मिल गया है। उन्होंने बेगम को आवाज़ दी। खालिद भाई सख्त नाराज़ हूँ मैं आपसे। उसने मसनूई नाराज़गी दिखाई। क्यों भई खैरियत तो है? उन्होंने हँसते हुए पूछा। जी कितना अरसा हो गया आप लोगों को आए हुए? मुझे लगता है आप मुल्तान या इंग्लिस्तान में रहते हैं। उसने शिकवा किया था। देखो गुड़िया इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लो अपनी वापी से बात करो। रिसीवर छीन रही है मुझसे। अम्मी कैसी हो मेरी जान? जी आपी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी मोहब्बत पर हँस पड़ी। अम्मी कैसी हैं? जोड़ों का दर्द ठीक है? जी अम्मी भी बिल्कुल ठीक है। मार्केट तक गई हैं बस आपको और अपने नवासों को याद करती रहती हैं। जैसे कहाँ है वो शैतान? उसने हानि और ताहा के बारे में पूछा। अरे! तला के बारे में पूछा। अरे! बड़ी मुश्किलों से सुलझाया है उन्हें वरना वो कहाँ बात करने देते हैं, वैसे बहुत याद करते हैं तुम्हें। आपी ने हँसकर कहा, आपी मुझे भी बहुत याद आते हैं, आप थोड़े दिनों के लिए आ जाएँ ना। अम्मी भी बहुत उदास रहती है, उसने जरा जज़्बाती ब्लैकमेलिंग की थी। हाँ, अम्मी दिल तो मेरा भी तुम लोगों से में ही टिका रहता है मगर आजकल यहाँ भी बहुत काम है। सबीन की सास शादी की तारीख माँग रही हैं, जल्दी कर रही हैं। मेहमान जल्दी कर रही हैं, आजकल शादी की तैयारियों में ही लगी हुई हैं उन्होंने। अच्छा बता अच्छा तो शादी हो रही है मोहतरमा की और उसने मुझे बताया भी नहीं। परसों ही तो ख़त मिला है मुझे उसका, ज़िक्र तक नहीं किया। कहाँ है वो? ज़रा बुलाइए उसे। उसने पूछा। वो भी सो रही है बच्चों के साथ ही। रात ही हमज़ा आया था ना तो रात को बहुत देर तक महफ़िल जमी रही। आप ही के बताने पर उसे खुशगवार हैरत हुई। अच्छा हमज़ा आया है, कैसा है वो? बहुत दिन हो गए उससे भी बात किए हुए। लो आ रहा है इसी तरफ, बात कर लो। आप ही ने फ़ोन हमज़ा को दे दिया। कहिए कैप्टन साहब कैसी चल रही है आपकी कप्तानी? उसने शौक़ी से कहा। चल नहीं रही, दौड़ रही है यकदम एकदम फ़र्स्ट क्लास। तुम सुनाओ कैसी हो? पप्पू कैसी है? हमज़ा की शगुफ्ता आवाज़ सुनाई दी। मैं और अम्मी बिल्कुल ठीक-ठाक है। तुम अपनी सुनाओ? उसने पूछा। मैं क्या सुनाऊँ? बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, 1 हफ़्ते तक मिल जाएगा। कैसा सरप्राइज़? कुछ बताओ तो। बेताब हुई। बस लग जाएगा पता। ये लो तुम भाभी से बात करो। हमज़ा ने जल्दी से फ़ोन आप ही को थमा दिया। आप ही के पास एक नया ही मौज़ा था। एमी मैंने मुल्तानी कढ़ाई के सूट लिए हैं। सबीन को तो ऑफ वाइट पसंद है आया है, बाकी एक मिस्टर्ड है। दूसरा कास्नी तुम्हारे लिए कौन-सा भिजवाऊँ? उन्होंने पूछा। क्या मतलब आप ही कैसे भेजेंगी आप? अरे ये हमज़ा आ रहा है ना मंगल को, आप ही ने बताया। क्या हमज़ा आ रहा है? वो हैरान हुई। भाभी भांडा फोड़ दिया ना आपने मेरे सरप्राइज़ का। वहाँ से हमज़ा की चिल्लाई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्यों क्या नहीं बताना था? आप ही बेचारी परेशान सी होगी। बताएँ ना आप ही कैसे आ रहा है हमज़ा? उसने हमज़ा की हालत से गायबाना लुत्फ़ उठाते हुए पूछा। अरे! अरे! इसके किसी अफ़सर की शादी है बल्कि दूसरी शादी। एक कुँवारे अफ़सर ही बारात लेके आ रहे हैं। उसने बताया तो ईमान की हँसी छूट गई। अच्छा आप ही कल कॉल काफ़ी लंबी कॉल होगी आप कास्नी वाला सूट भिजवा दिएगा। उसने बात ख़त्म करते हुए कहा। अच्छा अम्मी, अम्मी को सलाम करना, कहना ख़्याल रखना अपना भी और अम्मी का भी। थोड़े दिनों में दोबारा फ़ोन करूँगी। उन्होंने फ़ोन रख दिया तो जनाब हमज़ा आ रहे हैं। फ़ोन रखते हुए बड़बड़ाई। चलो मज़ा आएगा। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। अम्मी जाओ बेटा कब से बेल बज रही है? शायद दूध वाला है, दूध ले आओ। उसे बताना आजकल दूध अच्छा नहीं आ रहा। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तब अम्मी ने किचन से आवाज़ लगाई। वो दूध का डब्बा लेकर दरवाजे पर आई। देखो दूध बहुत पतला आ रहा है, चाय बिल्कुल मज़े की नहीं बनती। दरवाजे की ओर से बर्तन आगे करते हुए अम्मी का पैगाम इजाफे के साथ पहुँचाया। ठीक है भाई, चाय मज़े की नहीं बनती तो मत बुलाना, अंदर तो आने दो। उम्र की मुस्कुराती आवाज़ आई। उनसे झटपटा कर दरवाज़ा खोल दिया। ओ आप खुद जलसा होकर बर्तन वाला हाथ अंदर किया। आइए। अंदर आने को थोड़ा सा रास्ता दिया। अम्मी कौन है बेटे? अम्मी किच आवाज़ सुनकर किचन से निकल आए। अस्सलाम वालेकुम खाला। उमर ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी सुबह कैसे? अम्मी ने खुशगवार चेहरे से पूछा। बस खाला आप पापा को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। वापसी पर सोचा आपके हाथ का नाश्ता करता जाऊँ। वो सोफे में बैठते हुए बोला। बहुत अच्छा सोचा तुमने। आज इत्तेफाक से तुम्हारे पसंदीदा कीमे वाले पराठे बना रही है अम्मी हंसते हुए बोली। वाह फिर तो बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। वो मुस्कुराता एक एक सरसरी सी निगाह ईमान पर डाली। वो स्ट्रीट स्टैंड के पास खड़ी थी। गीले बाल पुष्ट पर फैले हुए थे जो दुपट्टे के नीचे से भी दिखाई दे रहे थे। वो इस्त्री बंद करके कपड़े उठा के कमरे में चली गई। अजीब लड़की है ये, सुबह देर से उठती है और नाश्ते में सिर्फ 2 नवाले लेकर भागने की करती है। उन्होंने उसकी शिकायत की इसी लम्हे वो कमरे से बाहर निकली। बेबी पिंक कॉटन के सूट में उसकी सभी रंगत धमक रही थी। गीले बालों की ढीली सी चुटियाँ बना रखी थी। अम्मी बेटा जल्दी आ जाओ। अम्मी ने दोबारा पकड़ा। आ रही अम्मी, बस 1 मिनट। वो पर्स में चीज़ें चेक करते बोली। अम्मी नाश्ते के लिए बाहर ही आई थी। वाह खाला, इतने दिनों बाद ऐसे नाश्ते की शक्ल देखी है। वो गर्म गर्म पराठों की महक अपने अंदर उतारते बोला। साथ ही चार की प्लेट भी अपनी तरफ खिसका ली। वो भी ट्रे में चाय का मग रख कर वहीं आ गई। थोड़ी देर तक खामोशी से नाश्ते का दौर चलता रहा। मेहमान ने इस तो 2-4 नवाले लेने के बाद मग उठा लिया। अम्मी ये नाश्ता किया है तुमने? अम्मी खफी से बोली। बस अम्मी भूख नहीं है, फिर देर भी हो रही है। उसने चाय के सिप लेते हुए कहा। तुम आराम से नाश्ता कर लो, जाते हुए मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। उमर ने ऑफर की। वो बस उसे देख के रह गई। क्या क्या कह रहा हूँ क्या है? मैं नाश्ता करो ढंग से। उसने उसे बस दूर खड़ा देखकर कहा। मैं कर चुकी हूँ, वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं लगती। माँ ने उसका दूसरा पराठा वो शुरू करता देखकर किस कदर तन से कहा। उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अम्मी बैठ जाओ।
उमर कह तो रहा है छोड़ा आएगा, अम्मी ने उसे टोका तो मजबूरन बैठना पड़ा, मगर नज़रें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी। अल्लाह अल्लाह करके उसका नाश्ता खत्म हुआ तो उसने चाय का कप उठाया, एक घूंट भरने के बाद साथ ही कप रख दिया। ईमान, ये चाय तो गर्म करके लाओ ला दो, बिल्कुल ठंडी हो गई। उमर ने उसे मजीद तपाया, वो मुश्किल जब्त करती हुई उठ खड़ी, जल्दी से चाय गर्म करके उसे, ये तुम बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो, मुझे काफ़ी देर होगी, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। उसने रुखाई से कहा, बस यार 2 मिनट रुक जा, बस अब मैं इतनी गर्म चाय एक सांस में तो नहीं पी सकता। उमर एक मुस्कुराती निगाह उसके तपते हुए चेहरे पर डालकर कहा। इत्मीनान से चाय पीकर वो खड़ा हो गया। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। उसने अम्मी के सामने सर झुकाकर दुआएं ली और दिल ही दिल में पेचोताप खाती उसके पीछे चल पड़ी। चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद उमर ने मुड़कर उसे देखा। सर्दी बहुत है, तुमने कोई स्वेटर पहनना है? उसने फिक्रमंदी से पूछा। जी, स्वेटर भी पहनना है और शॉल भी ली है। प्लीज़ अब चलिए, उसने उसकी चिढ़कर कहा तो हंस पड़ा। मैं वाकई हैरान हूँ, तुम इतनी सर्दी में भी इतना गर्म कैसे रहती हो? उसने उसके तपे तपे चेहरे को देख कर कहा। वो चुप रही। आज मौसम वाकई बेहद सर्द था, अभी तक धुंध नहीं चटी थी। पार्किंग एरिया में आते आते उसे कपकपी चढ़ गई। उमर ने गाड़ी रिवर्स करके फ्रंट डोर उसके लिए खोला। वो कुपकुपाती हुई अंदर बैठ गई। उमर ने एक नज़र उसके बजते हुए दांतों पर डाली और हीटर ऑन कर दिया। धुंध की वजह से ट्रैफिक बहुत आहिस्ता चल रही थी। ईमान की झिंझिलाहट में इजाफा होता जा रहा था। पूरे 32 मिनट लेट गई थी वो। क्या लेट हो चुकी थी वो? क्या हुआ? क्या बहुत देर हो गई? उसको बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए उमर ने पूछा। जी, पूरा 1 घंटा लेट हूँ। उसने जानबूझकर वक्त बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ? उमर लापरवाही से बोला तो वो चिढ़ गई। वो बेशक आपके दोस्त का ऑफिस है, मगर मैं वहाँ काम करती हूँ और काम के पैसे लेती हूँ, और आपको क्या पता ये जॉब मेरा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा शौक नहीं, मजबूरी है। उमर ने इसका जुमला मुकम्मल किया। ईमान ने खिड़की की तरफ मुंह फिर फेर लिया। बाकी सफर खामोशी से कटा। ऑफिस के पास जाकर गाड़ी रुक गई। ईमान उतरने लगी। सुनो, उमर ने उससे पुकारा। जी। वो पलटी। रात तुम्हारे बॉस की बेगम ने एक ज़बरदस्त तुम्हारे बॉस की अपनी बेगम से ज़बरदस्त लड़ाई हुई। आधी रात को घर बदली के अहकामात वसूल हुए और इस वक्त हमारे घर पर सो रहा है। इत्मीनान से ऑफिस जाओ। उमर के होंठों पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। उसने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। शोएब साहब की बीवी का गुस्सा तो ऑफिस में भी बहुत मशहूर। बस करो हमजा, मुझ में मजीद हंसने की हिम्मत नहीं। हंस हंस के मेरे पेट में दर्द होने लगा है। माँ ने हमजा को टोका। वो मुसलसल 2 घंटे से उसे हंसा रहा था। बहुत मज़े ले लेकर उसने अपने अफसर की शादी के किस्से सुनाए। वैसे हमजा, शर्म करो, एक मजलूम औरत की बद्दुआएं ले रहे हो। चलो रोज़े खाते हुए माँ ने उसे शर्म दिलाना चाहिए। क्या कहा तूने? मजलूम लड़की? अरे तौबा करो, मजलूम तो हमारे मेजर साहब 10 साल कैद बामुशक्कत काट रहे हैं। उनकी उनकी बेगम मुझे हलाकू खान ना से ही हिटलर की रिश्तेदार तो ज़रूर लगती हैं। हमजा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, नई बेगम कैसी है? ईमान ने दिलचस्पी से पूछा। अरे उनकी क्या बात है, खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता, करोड़ों की जायदाद की वारिस, और सर पर ना बाप ना माँ। हमजा ने तफसीली नक्शा खींचा। फिर भी बेटा, तुम्हें क्या पड़ी है पराए झगड़े में टांग अड़ाने की? अम्मी ने गाजरे कद्दूकश करते हुए कहा। क्या? हाँ पुप्पो, पहले पहले हम सबका ये ख्याल था, लेकिन जब मालूम हुआ उसकी करोड़ जायदाद वाली की एक बहन और भी है, बस फिर सबने बारात में आने के लिए खुद को रजाकाना तौर पर पेश कर दिया। अब देखिए उसकी नजरिए इंतखाब किस पर ठहरती हूँ। उन्होंने बड़ी संजीदगी से ठंडी सांस भरकर कहा। तौबा करो लड़के, ऐसी दौलत के साथ हज़ारों झगड़े भी होते हैं। तुम्हें क्या कमी है लड़कियों की? अम्मी सच्ची की है, सच्ची समझ बैठी। अम्मी छोड़े ना, किसकी बातों में आ रही है? ईमान ने हंसी रोकते हुए कहा। अम्मी की परेशान शक्ल देख के हमजा भी हंस पड़ा। अरे मेरी प्यारी फुप्पो जान, आपकी फिक्र करी। असल में तो हम सब लोग यहाँ एक कोर्स अटेंड करने आए, तो इत्तेफाकन इस शादी में शरीक हो गए। अम्मी उसने अम्मी को तसल्ली दी। फिर ईमान की तरफ मतवज्जा। हाँ भाई, मैं बड़ी फुप्पो की तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? उसने पूछा। नहीं, तुम जाओ, उसने इनकार कर दिया। खैरियत क्या? उमर से पर्दा करना शुरू कर दिया? उसने झुककर शरारत से पूछा। बको मत। ईमान ने सुर्ख होते चेहरे के साथ उसे डपटा था। चलो फिर खड़ी हो जाओ, वापसी पर आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। उसने उसे बच्चों की तरह लालच दिया। वो हंस दी। चली जाओ अम्मी, आयशा भी कितने दिनों से बुला रही है। अम्मी के कहने पर वो भी जाने के लिए राजी हो गया। खाला के घर पहुंचकर मालूम हुआ उसका यहाँ आने का फैसला गलत था। पहला मंजर देखकर ही मुंह कड़वा हो गया। ड्राइव वे पर उमर के साथ बाजमा खड़ी अपनी कार का लॉक खोल रही थी। हुई शी? हमजा ने कान अमान से सरगोशी में पूछा। अंकल के बिजनेस पार्टनर की बेटी है, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। बाजमा ने जीन्स पर ढीली ढाली शर्ट पहनी हुई थी, दुपट्टे से बेनियाज, सर पर ग्लासेस लगाए मगरी तहजीब का नमूना लग रही थी। इस्लामी उमर की नज़र उस पर पड़ी। हमजा को देखकर उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ मुसर्रत दौड़ गई। उसे हमजा की आमद का इल्म नहीं था, इसलिए बहुत गर्मजोशी से उससे गले मिला। बाजमा, ये हमजा है, मेरा दोस्त और कज़न भी। उमर ने तारुफ करवाया। हेलो। बाजमा ने बाल झटकते हुए ज़रा सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। और ये ईमान से तो इससे तुम इस रोज़ मिली थी होगी? उमर ने उसकी तरफ इशारा किया। शायद, मगर मुझे याद नहीं, भूल गई होगी। उसने बेनियासी से कंधे उचकाए। बादाम बादाम खाया करें, अजाफा होगा, अफाका होगा। उमर ने बहुत मुखलिसी से मशवरा दिया। बाजमा ने गौर से उसकी तरफ देखा। आपको पहले कभी नहीं देखा? यही होते हैं क्या आप? उसने सवाल किया। नहीं जनाब, हमारी ऐसी किस्मत। कहाँ मिस
कसरे आलीशान में क़याम करें। हम तो गरीब मुसाफिर प्लस मुलाजिम हैं, बस मालिकों के हुक्म पर चलते हैं। कभी यहाँ तो कभी वहाँ वो दुनिया जहान की हसरत लहजे में समोकर बोला तो उमर और ईमान को हंसी आ गई, जबकि बाज़मा सोच में पड़ गई कि उसके लहजे की हसरत पर गौर करें या ज़ाहिरी हुलिया पर जो उसकी बात की नफ़ी कर रहा था। पैंट ऑफ वाइट हाफ स्लीव शर्ट और कीमती गॉगल्स लगाए काफ़ी मुतासर को लग रहा था। करते क्या हैं आप? उसने बिलाखिर पूछ लिया। आर्मी में है ये। इससे पहले को मजीद गुलफशानी करता उमर ने खुद ही बता दिया। ओह, बाज़मा ने सारी लाया। ओके उमर, ये चलती हुई डिनर पर ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगी। उसने एक अदा से उमर को ताकीद की और फिर हमज़ा को भी कभी आइएगा उमर के साथ। उसने गाड़ी में बैठते हुए हमज़ा को भी ऑफ़र की थी, डिनर पर ना आ जाऊँ मैं भी? हमज़ा ने पूरे इश्तियाक लहजे में पूछा तो बाज़मा कहका लगा कर हंस दी। वाई नॉट श्योर, मैं आपका भी इंतज़ार करूँगी। वो हाथ हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा गई। ईमान को सख्त बेइज्जती महसूस हुई। एक तो वो मुरव्वत में आकर रुक गई कि उमर ये ना समझे कि वो जल गई, ऊपर से मोहतार ने उसकी तरफ सरसरी सी निगाह डालना भी गवारा न किया। क्या उसकी गाड़ी गेट से बाहर निकल का इंतज़ार किए बगैर ही उसने रिहायशी हिस्से की तरफ कदम बढ़ा दिया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। वो लाउंज में दाखिल हुई। पीछे पीछे हम उमर और हमज़ा भी आ गए। कहाँ हैं सब लोग? हमज़ा ने अंदर सन्नाटा देखकर पूछा। शॉपिंग करने गए हैं, बस आते ही होंगे। तुम सुनाओ, अचानक अहमद कैसे हुई? उमर ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। जाबर हमज़ा ने उसे दास्तान अमीर हमज़ा सुनाने लगा, जिसे वो सुबह से कई बार सुना चुका है। ईमान ने मैं साइड टेबल दरासी पर दाल रखा बना के मैगजीन उठा खिलाता लिया। हूँ, मेरा नजरें मैगजीन पर बैटमैन और बहुत जहन ज़बरदस्त बनाता है, बाज तुम भी बाज दुरानी में ही खाओगी तो अटका याद हुआ था। करोगी। उन्हें हमजा शुक्र ने कहा। हुआ कि वो खाला चुपचाप हंसते हुए आयशा और कस्टर्ड उसामा थोड़ी मुंह में देर बाद आ घोलती रही। गए। मेरा हमजा को ख्याल है तुम्हें देखकर याद सबको नहीं आ रहा। तो और हैरत हुई। खाला अलबत्ता उससे मिलकर आप दीदा होगी। मामू को फौत हुए 2 साल हो गए थे और हमजा में मामू की बेहद मुशाबत थी। लगता है पुप्पो आपको मेरे आने से कोई खुशी नहीं। वहाँ छोटी पुप्पो देखकर अफसुर्दा होगी और यहाँ आप। उसने उन्हें अपने साथ लगाते हुए ध्यान बटाना चाहा। वाह, खुशी क्यों नहीं, बस इतने अरसे बाद देखा है ना, और माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। सर उठाकर देखना पड़ता है। खाला आंखें पोंछते हुए मुस्कुराई। ले पुप्पो, आप क्यों सर उठाए, मैं सर झुका लेता हूँ। हमजा ने हंसकर गर्दन झुका ली। खाला ने उसे प्यार से पेशानी पर बोसा दिया। और बताओ बाकी सबका क्या हाल है? खालिद, मुबीन, निदा कैसे हैं सब? खाला एक ही सांस में सबकी खैरियत जानने को बेताब थी। सब ठीक है पुप्पो, सबीन की तो बस 1 डेढ़ हफ्ते में डेट फिक्स कर रहे हैं। हमजा वहाँ का मुझसे हाल बताने लगा। ईमान और आयशा किचन में चले गई। ज़रा देर बाद उमर भी वहीं आ गया। बस आयशा चाय बना दो, बाकी चीज़ें मैं बाजार से ला रहा हूँ, वो कहता वो बाहर निकल गया। कितना स्मार्ट लग रहा है ना हमजा? आयशा ने रोल्डिंग के लिए बर्फ़ के क्यूब्स ग्लास में डालते हुए कहा तो हंस पड़ी। यस ऑफ कोर्स, वो कह रहा था कि वहाँ कर्नल जनरल्स की बेटियां पढ़ती हैं मुझ पर, अभी भी एक अफसर की शादी में शिरकत के लिए आया है। ईमान ने हंसते हुए उसे तफसीलात बताई। ओह गॉड, उससे कुछ उम्मीद नहीं। आयशा ने भी के लिए भी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। कोल्ड ड्रिंक लेकर वो लाउंज में आ गया। वो उसामा के साथ लगा हुआ था। उसामा ने ISSB टेस्ट के मुतालिक तफसीलात दरियाफ्त टॉफियों कर के रहा था। आर्मी में जाना रैपर भी उसामा का जगह जुनून था। जगह बिखरे होते और लाउंज शहना से चीज़ बेटे के घर ये से जरा कॉन्फिडेंस देर वो को अंदर इंटरव्यू आई। में जो उल्टे सीधे वहाँ सवाल बच्चों ने एक पूछते हैं नई बहस छेड़ उसका रखी थी। मकसद कॉन्फिडेंस और बताए ना पूर्ति हमजा, फैसला चाचू जांचना उमर होता है। अब मामू हमारे हमारी मामू लगेंगे या चाचू? दफ़ा वो हर मम्मा लड़के कहती है से यही मामू और सवाल कर पापा रहे थे, कहते अगर हैं मैं आपकी चाचू। बहन की शादी करना चाहूँ तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? एक बेचारा लड़का तो घबरा कर कहने लगा, सर मेरी बहन की तो शादी हो चुकी है। एक पठान लड़का था, उस सवाल पर काफ़ी गुस्से में आ गया। और आपने क्या जवाब दिया? उसामा ने इश्तियाक से पूछा। हमजा मुस्कुरा दिया। यार मैंने साफ कह दिया, व्हाई नॉट सर, लेकिन सोच ले हमारे यहाँ वट्टा सट्टा होता है। हमजा के बताने पर सबके कह के छूट गए। उसामा को यकीन नहीं आ रहा था। ऐसी ऐसी बात आपके जहन में नहीं आ सकती। हमजा भाई वैसे क्या वाकई आपने ऐसा कहा था? वो अभी बेयकीनी से पूछ रहा था। एक और यादगार दिन था। रात गए तक उनकी महफिल जमी रही। अंकल उनकी वापसी से ज़रा पहले घर आए थे। हमजा को देखकर सवालिया नज़र खाला पर गाड़ दी। खाला बेचारी तो शिश्ते रह गई, वो तो हमजा को ना पहचान पाए। ये हमजा है, कमाल भाई का बेटा। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। बहुत रस्मी से अंदाज में मिलकर अंकल चले गए और किसी ने तो उनका रवैया नोट किया ही नहीं, मगर ईमान बहुत महसूस हुआ। वापसी पर उमर, आयशा और सामा उन्हें घर छोड़ने आए। आयशा ने जिद करके ना सिर्फ खुद आइसक्रीम खाई बल्कि सबको खाने पर मजबूर किया। हमजा का कोर्स जारी था। वो सुबह जाता तो वापसी शाम तक होती। उस दिन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और हमजा नाश्ता तैयार हो रही थी और हमजा नाश्ता कर रहा था जब आयशा का फ़ोन आया। सुनो अम्मी, शाम को हमारी तरफ आ जाना, क्योंकि ख़ास बात है। उसने पूछा। हाँ बस आ जाना, बल्कि मैं ड्राइवर भेज दूंगी। खाला को भी ज़रूर लाना और हमजा को भी कह देना। आयशा ने मज़ीद कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। आयशा का पैगाम उसने हमजा तक पहुँचा दिया। कोशिश करूँगा, बल्कि डायरेक्ट वहीं पहुँच जाऊँगा, उसने नाश्ता करते हुए जवाब दिया। मान के ज़हन में यही था कि चूँकि हमजा जाने वाला है, इसलिए एक बार फिर इकट्ठा होने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है। मगर ऑफिस जाकर टेबल कैलेंडर पर नज़र पड़ी तो ज़हन में झमाका हुआ। आज उमर की बर्थडे थी। सारा वक्त यही सोचती रही कि उसे कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहिए या नहीं। आखिर फैसला नफ़ी में ही हुआ।
सालगिरह की बाज़ाब्ता दवा थोड़ी मिली है जो गिफ्ट ले जाओ, ख़्वाम-ख़्वाह इतरा जाएगा कि बताए बगैर भी मुझे ये दिन याद था। आखिरकार उसने फ़ैसला कर ही लिया। शाम को वो और अम्मी जब वहाँ पहुँचे तो आयशा और उसामा सारा इंतज़ाम किए बैठे थे। थोड़ी देर में हमज़ा भी पहुँच गया। अरे यार! सालगिरह थी तो पहले ही बता देते, कोई फूल-शूल ही तोड़ के ले आता। वैसे हैं कहाँ ये हज़रत? उसने उमर को नापाकर इस्तफ़सार किया। पता नहीं कहाँ रह गए वे, हालाँकि सुबह कहा भी था जल्दी आ जाइएगा। आयशा ने खौफ़ से कहा, ऑफ़िस फ़ोन कर लो बेटा, खाला ने मशवरा दिया। किया अम्मी, मगर कोई उठा नहीं रहा है, मोबाइल भी ऑफ़ है भाई का। आयशा को काफ़ी झुँझलाहट हो रही थी, तभी सोमिया खूबसूरत बुके समेत बारिद हुई। अरे इसे किसने बताया? आयशा बड़बड़ाई। कहाँ है उमर भाई? उसने पूछा। अभी नहीं आए हैं, आयशा के बजाय उसामा ने जवाब दिया। अच्छा ये कौन है? अब नज़रों का रुख हमज़ा की तरफ था। मेरे मामू के बेटे हैं। उसामा ही ने जवाब दिया। आप आर्मी में होते हैं? यूनिफ़ॉर्म देखकर सोबिया ने सजाइशी जी मैं आर्मी में होता हूँ। हमज़ा ने इंकिसारी दिखाई। तो सोबिया तुम्हें कैसे पता चला उमर भाई की सालगिरह है? आयशा दिल की बात ज़ुबान पे लाई। बस देख लो, लोगों को बर्थडे याद रखने के लिए में मेरा हाफ़ज़ा बहुत अच्छा है, उसने फ़ख्री अंदाज़ में कहा। कहाँ सोमिया आपी? वो तो जब मैं केक लेकर आ रहा था तब इन्होंने पूछा था। उसामा ने भांडा फोड़ा तो खुजल सी होकर इधर-उधर की बातें करने लगी। नज़रें बार-बार भटक कर हमज़ा पर पड़ रही थी। थोड़ी देर में मुलाज़िमा चच्ची का बुलावा लेकर आ पहुँची। फिर भी काफ़ी देर बैठने के बाद वो गई। ये फूल याद से दे देना उमर भाई को और विश भी कर देना। वो ताकीद करते हुए चली गई। यार तुम्हारी ये कज़न थोड़ी-सी बहंगी लग रही थी, बातें तुमसे कर रही थी और देख मुझे रही थी। उसके जाने के बाद हमज़ा ने लुत्फ़ उठाते हुए कहा, जी नहीं, आप ऐसे ही शहज़ादे गुलफ़ाम नहीं हैं। ईमान ने हँसकर चिढ़ा रहे, तुम लोग तस्लीम करो या ना करो, वरना कर्नल अशफ़ाक़ अहमद ने हमारे लिए ही लिखा है, मेरे नाम से इसे ये एक वर्दी है, पर इतनी हमको सजती है, शहज़ादे से हम लगते हैं, हर लड़की हम पर मरती है। हमज़ा ने शौक़ होकर शेर पढ़ा था, जी नहीं, निरी खुशफ़हमी है आपकी। आयशा ने फ़ौरन हँसकर नफ़ी की। ईमान ने भी तायद की। उसामा अलबत्ता हमज़ा का तरफ़दार था। तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मेरा ख़्याल है भाई आ गए। आयशा फ़ौरन बाहर की जानिब दौड़ी। थोड़ी देर बाद वो उमर के साथ अंदर आ रही थी। उमर उसके कंधे पर हाथ रख के साथ-साथ चलते हुए उसने खफ़्की दूर करने की कोशिश करता, यार इतनी देर लगा दी, मैं तो इंतज़ार में इतना सूख गया हूँ कि वर्दी ढीली हो गई। हमज़ा ने बाआवाज़ बुलंद एहतजाज किया, सॉरी यार, वेरी सॉरी, मैं तो वक़्त पर ही आ रहा था एंड इस टाइम एक डेलीगेशन आ गया, बस इसलिए देर हो गई। उसने माज़रत की। उसामा फ़ौरन केक उठाकर ले आ जाए जल्दी से भाई। उसने उमर को छुरी पे थमाई। वैसे अब बच्चों की तरह केक काटना अच्छा तो नहीं है, मगर खैर, उसने केक पर छुरी चलाते हुए मुस्कुरा कर कहा। आयशा ने केक के टुकड़े करके प्लेट में रखे। उमर प्लेट लेकर सबसे पहले अम्मी और खाला के पास आ बैठा। दोनों ने पेशानी चूमकर दुआएं दी। आयशा और उसामा ने गिफ्ट दिया तो हमजा ने सोबिया का लाया हुआ के बुके उठाया। यार ये मेरी और ईमान की तरफ से बहुत संजीदगी से उसने फूल उमर को थमा दी। उमर गौर कर उसे देखा। फूल है यार, मोहब्बत की निशानी। उसने उसी के घूरने को ना समझने में वजाहत दी। हमजा भाई, अगर ये देना ही था तो कम से कम सोबिया के नाम का लगाया हुआ कार्ड ही उतार देते। उसामा ने रिबन की तरफ लगे हुए कार्ड की तरफ इशारा किया। और थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया, चलो मैं तुम मेहमान हो, खुद आ गया, क्या ये कम है? हमजा ने फौरन पैंतरा बदला। उमर ने मुस्कुराते हुए अपना रुख ईमान की तरफ किया। चलो तुम तो निकालो मेरा गिफ्ट। उसके कहने पर वो सटपटा गई। मुझे तो याद ही नहीं था आज सालगिरह है आपकी। मैं उसने साफ झूठ बोला। कंजूस लड़की, गिफ्ट नहीं देना था ना देती, लेकिन झूठ तो मत बोलो। उमर ने यकीन ना करने वाले अंदाज में कहा, नहीं भाई, एमी सही कह रही है, मैंने इसे फ़ोन पर कुछ नहीं बताया था। आयशा ने फ़ौरन उसकी मदद की। उमर ने सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तफ़ाक़ किया। अच्छा भाई, अब ये बताएं डिनर कहाँ करा रहे हो? उसामा ने मौजू तब्दील करके पूछा। डिनर आज मेरी तरफ से होगा। हमजा फ़ौरन बोल उठा, ओहो सालगिरह मेरी है तो डिनर भी मेरी तरफ से। उमर ने फ़ौरन इसकी तजवीज़ रद्द की। अच्छा यूँ करते हैं, डिनर उमर भाई करा देते हैं और वापसी पर कुल्फ़ी हमजा खिलाएगा। आयशा ने फ़ौरन तजवीज़ पेश की जो सभी ने मंजूर कर लिया। उमर और खाला बहुत इसरार के बावजूद भी साथ नहीं गई थी। हमजा का कोर्स ख़त्म हो गया, वो चला गया तो ज़िंदगी दोबारा पुरानी डगर पर चलने लगी। इन्हीं दिनों ज़िंदगी के बेजार कुन जमूद को तोड़ती खुशगवार खबर मिली। सबीन की शादी तय पा गई थी। वो सब बेहद खुश थे। बाज़ारों के चक्कर लगना शुरू हो गए। वहाँ से आपी और सबीन की फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। वो जल्द से आने की ताकीद कर रही थी। ऑफ़िस में उसे छुट्टियों के लिए अप्लाई किया तो खिलाफ़ तवक्का छुट्टी आसानी से मिल गई। उसका और अम्मी का एक हफ़्ता पहले जाने का प्रोग्राम था। खाला और आयशा वगैरह भी जाने को तैयार थी। उमर फ़िलहाल इन लोगों के साथ नहीं जा रहा था। बज़रिया ट्रेन वो लोग मुल्तान पहुँचे। ट्रेन से सफ़र का आइडिया आयशा और उसामा का था। स्टेशन पर खालिद भाई लेने आए हुए थे। घर पहुँचकर पहला सीन रोने धोने का। वह हद होती है निदा भाई, इतनी दूर से आए हैं, सांस तो लेने दो। आखिर खालिद भाई ने ही डांट दिया, सबको चुप कराया। हानि और तला भी हैरानी से खड़े अपनी मम्मा, नानू और पुप्पो को रोते हुए देख रहे थे। ईमान ने जल्दी से उन्हें गोद में ले लिया। हमज़ा ने नहीं पहुँचा अभी तक। उसे हमज़ा की कमी में फ़ौरन महसूस हुई। कहाँ छुट्टी ही नहीं मिली। अब कोई
पूछे ज़रा, उसकी इकलौती बहन की शादी है, 10-15 दिन की तो छुट्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उससे तो अपने असूल मगर लेकिन उनके तो अपने असूल ज़वाबित होते हैं। निदा आपी शुरू हो गई थी बेगम साहिबा, आर्मी अपनी शादी पर 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, बहन की शादी की बात कर रही है। खालिद भाई ने हंसकर कहा, 1-2 दिन तो मिल जाएगी ना। खाला फ़िक्रमंद थी। हाँ पप्पू, इंशाल्लाह मेहंदी तक आ जाएंगे। खालिद भाई ने तसल्ली दी। खाना वगैरह खाकर अम्मी और खाला आपी से शादी की तैयारियों की तफसील के बारे में जानने लगी, तो इन दोनों ने सबीन को घेर लिया। अम्मी और खाला ने तकरीबन तमाम जिम्मेदारियां उठा रखी थी। निदा आपी को सुकून का खासा सुकून मिल गया था। बकौल उसामा, खाला और अम्मी अपने मेके में आकर एनर्जेटिक हो जाती है। शायद शाम को तकरीबन सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते तो खूब हल्ला गल्ला होता, लेकिन असल रौनक तब लगी जब हमजा मेहंदी से एक रोज़ पहले पहुंचा। हमजा ने मिलकर सबीन और जो रो रही थी, हमजा से मिलकर जो सबीन रोई तो संभालना मुश्किल हो गया। अरे बाबा, अभी तो 3 दिन है शादी में, तुमने अभी से दरिया बहा दिया। हमजा ने उसे समझाते हुए कहा, तो उसने खुद को खासी हद तक संभाला हुआ था। आखिर वो इकलौती बहन थी। इतनी देर से आए हो तो मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो मौका पे मौका छुट्टी मिल जाती, इस दफ़ा क्यों नहीं मेरी। वो सूसू करती शिकवा करने लगे, यार मिल तो गई है अब, और क्या करूँ ना, क्या सारी कसर रो के निकालोगी। उसने उसे तसल्ली दी थी। और हाँ, अभी स्टेशन से तुम्हारे दानियाल साहब से मिलकर आ रहा हूँ, सलाम कह रहे थे। तुम्हें उससे जैसे एकदम याद आया, क्या वाकई। आशा माँ तो उछली पड़े, अरे नहीं, उसकी तो आदत है गपबाजी की। निदा आपी ने यकीन से कहा तो वह हंस पड़ा। सबीन अलबत्ता रोना धोना भूल चुकी थी। सच कह रहा हूँ भाभी, स्टेशन पर आया था और अपनी खाला की फैमिली को लेने। मुबशर वाला भी थे। उसने जोर देते हुए कहा, हाँ तो भाई क्या हुआ, आया होगा लड़का घर में, मायूं बैठना बैठा थोड़ी हुआ था। अम्मी ने यकीन से कहा, वैसे पहले मैंने उसे देखकर पहचान ही ना सका, बड़े तबाक से सलाम किया उसने। मैं अब जवाब देकर गुजरने ही वाला था, मुबशर वगैरह नजर, तब मुझे पता चला, वाह भाई ये तो अपने दानियाल साहब है। फिर जनाब गले वगैरह मिला, मुझे लेकर दास्तान बता रहा था। सब हम तनगोश थे। अच्छा पहचाना क्यों नहीं, इतनी बार तो देख रखा है। निदापी ने मुस्कुराकर पूछा, उसकी आदत का अंदाजा था उन्हें। अरे भाभी, उसने घर वालों ने तो बिल्कुल कार्टून बनाया हुआ है उसे। दोनों हाथ पर मेहंदी रची हुई है, पाँव पर भी लगी हुई है, बल्कि नाखूनों पर तो नजर आ रही थी, और सर से तेल बह रहा था, शायद नजरों में सुरमा भी था। उसने रखी से सबीन को देखते हुए मंजर कशी जारी रखी, जो फक चेहरे के साथ सारी दास्तान सुन रही थी। अम्मी और खाला अलबत्ता बिल्कुल मुतमईन बैठी, तो निभा आप ही मुस्कुरा रही थी। बकवास ना करो, अपना सही बताओ, सही तरह बताओ। ईमान ने झंझलाकर उसका शाना जो चढ़ा, और किस तरह बताऊँ। अच्छा यूं करो, फ़ोन मिलाओ, मैं तस्दीक करा देता हूँ, स्टेशन पर गया था या नहीं। उसने तस्दीक की। ओह, ये कौन कह रहा है कि नहीं गया, लेकिन हुलिया, आयशा और ईमान की सुई हुलिया पर टिकी हुई थी। अरे बावली हो गई लड़कियों, क्या हो गया हुलिया को। माँ बहनों ने के अपने अरमान पूरे किए होंगे। खाला ने सबीन की रौनक शक्ल देखकर उन दोनों को डांटा, लेकिन अम्मी, ऐसे भी क्या अरमान के, वो भी इस ज़माने में। आयशा ने एहतजाज किया, नहीं ये तो शगुन होता है, मेहंदी तेल सुरमा, अगर शादी पर सारी रस्में पूरी ना करें तो क्या मज़ा आए। खाला ने उसे समझाने के लिए साथ साथ सबीन को तसल्ली दी, मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं अम्मी। हमजा ने झुककर उससे सरगोशी की, क्यों उसे भवे से गड़ी फुप्पो की जरी ख्यालात जानकर मैं तसव्वुर में दूल्हा बने उम्र को देख रहा हूँ। वैसे यकीन करो, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी बुरा नहीं लग रहा। मुंह पर सेहरे ने सब कुछ छुपा लिया। हमजा ने शरारत से सरगोशी की, और बावजूद गुस्से के उसे हंसी आ गई। शुक्र था बाकी सबका ध्यान उस तरफ नहीं था। मेहंदी थी, दूल्हे वाला बस पहुंचने ही वाले थे। सब लोगों ने जाने के बाद उसने और आपी ने मिलकर घर से मेटा नहा धोकर जब वो बाहर निकली, तो आपी ने इस तरह शुदा सूट उसके हाथ में थमा दिया। अम्मी, आज तुम ये पहनोगी, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया। मैं तो ये पहन रही हूँ। उसने सामने बेड पर फैले हुए सूट की तरफ इशारा किया। ये फिर पहन लेना, आज तुम ये पहनोगी, आपी ने जोर देते हुए कहा। जर्द और ऑरेंज कंट्रास्ट का कामदानी सूट बिलाशुबा बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो काम वाला सूट पहनते हुए कुछ हिचकिचा रही थी। लेकिन कुछ नहीं। अम्मी, शादी ब्याह की तकरीबात में लड़कियां इतना तैयार होकर शरीक होती, मेकअप भी ढंग का कर लेना। आपी ने उसे कुछ समझाना चाहा था, लेकिन क्यों उसने नागवारी से जरा की थी। सबीन के ससुराली बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मौजूद पढ़े लिखे, और देवर को तो अभी, और 2 देवर तो अभी गैर शादीशुदा है। बाकी रिश्तेदारों में भी। आप ही प्लीज़ उन्हें खफा होकर उसकी बात कर दी। अम्मी गुड़िया, मैं जानती हूँ तुम्हारे एहसासात को, मगर सच्ची बात ये है कि अंकल के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। वो उम्र के लिए कोई ऊंचा घराना तलाश कर रहे हैं। वो खाला में इतना हौसला नहीं कि वो खालू अंकल की मर्जी के खिलाफ कुछ कर सके। मैंने शादी की दावत देने के लिए फ़ोन किया तो अंकल से बात की थी। इशारों कनाई में मैंने बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। आपी ने उसके चेहरे पर आई लटों को पीछे करते हुए धीमे लहजे में कहा, तो उसने नजरें चुरा ली। तो आपी, मैंने ऐसा कब कहा, आप भी ना बस दिखाइए कपड़े। वो कपड़े बदल के कपड़े लेकर दोबारा वॉशरूम में चली गई। आपी ठंडी सांस भरते हुए वो चीज़ें समेटने लगी। वो और आपी सबसे आखिर में तैयार होकर तकरीब में पहुंची। दूल्हे वाले भी इस वक्त पहुंचे थे। फूलों की पत्तियां निछावर करके दूल्हा वाला का इस्तकबाल किया। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आपी ने इशारा किया वो अंदर से
सबीन को ले आई, कितने बदतहज़ीब हो तुम लोग, बाहर जाकर बैठ गए। अंदर बिल्कुल अकेली थी मैं तो। सबीन ने खफगी से कहा, चलो भई अब लेने भी तो आ गए हैं, बाहर तो तुम्हारे ससुराली इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी दोस्त ने कहा, उफ़ अल्लाह इतनी घबराहट हो रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं। सबीन सख्त नर्वस हो रही थी। तुम्हारा आज ये हाल है, कल क्या होगा? ईमान ने उसके ठंडे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, कल तो दानियाल भाई होंगे ना, बेहोश भी हो गई तो संभाल लेंगे। एक और दोस्त चेक की, बक्को मत उसका चेहरा सुर्ख हो गया। सुर्ख आंचल के साए तले सबीन को लेकर वो लोग बाहर निकले। सबीन को सोफे पर डालकर वो दानिस्ता एक साइड पर हो गई। ये कौन लगती है? सबीन भाभी के पीछे से एक सरगोशी कानों में पड़ी थी, कोई कज़न वगैरह हुई होगी। तो उसने जवाब दिया, कितनी प्यारी है। पहली बार ने तबसरा के स्टेज पर रस्म करने वालों का हजूम था। आयशा सबीन के साथ ही बैठी थी, लेकिन एमी आओ, सबीन को मिठाई खिला तो नहीं था। आपी ने आवाज़ें बुलंद उसे पुकारा था। मकसद वो खूब जानती थी। दिल में जलती कुटती वो स्टेज की तरफ बढ़ गई। कौन है ये बच्ची? सबीन की सास ने पूछा था। आप ही तारुफ करवाने लगी। वो सबीन के साथ ही बैठ गई। एक्सक्यूज़ मी, मैंने भाभी की कुछ तस्वीरें लेनी है। तभी सबीन का देवर औरतों में से जगह बनाता स्टेज पर पहुंच गया। आयशा ने आंखों से उसे उठने का इशारा किया। सबीन ने के देवर ने जो कैमरे को फोकस कर रहा था, एक लम्हे को कैमरे से नजर उठा के इन दोनों को उठते हुए देखा। नीचे लड़कियां ढोल लेकर बैठ चुकी थी। फिर भी जो हंगामा मचा था, खुदा की पनाह, वो दोनों तरफ से शोर शराबे से मुकाबला जारी था। जैसे-जैसे रात बढ़ती जा रही थी, सर्दी की शिद्दत में भी इज़ाफ़ा होता जा रहा था। जब सर्दी नाक़ाबिले बर्दाश्त हुई, तो वो उठ खड़ी हुई। ख़्याल यही था कि घर से जाकर कुछ शॉल वग़ैरह ले आएगी। आपी ने उसे उठता देखकर अरीबा को भी साथ कर दिया। ये भूख से बिलक रही है, फ़ीडर दे देना। अरीबा को गोद में लेकर वो घर में दाख़िल हुई। 2-4 बुज़ुर्ग ख़वातीन घर में ही थी, मगर ख़ामोशी बता रही थी कि वो सो चुकी हैं। जैसे ही वो कमरे में दाख़िल हुई, एकदम रुक गए। दरवाज़े की तरफ पुश्त किए एक स्त्री स्टैंड के पास खड़ा, वो बिलाशुबा उमर ही था। आहट में उसने रुक मोड़कर उसे देखा। आप आ गए? रीबा को बेड पर बिठाते हुए उसने कदे हैरान से पूछा, क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं नहीं आऊँगा? तुम्हारा क्या ख्याल था मैं नहीं आऊँगा? मैंने एक नज़र उस पर डाली। आज वो बेहद हसीन लग रही थी। शाम तक तो आपके आने की उम्मीद थी, फिर देर हुई तो सोचा शायद नहीं आएँगी। बेसाख्ती में उसने कह डाला तो, मगर उमर के चेहरे पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट देखकर कुछ खफीफ सी हो गई। आयशा और खालिद को बहुत इंतज़ार था, बल्कि आयशा ने तो कई बार फ़ोन भी किया था, मगर वहाँ कोई उठा नहीं रहा था। उसने जल्दी से वज़ाहत दी, मुझे मालूम है कि अम्मी और आयशा को ही मेरा इंतज़ार था, मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, झिम्बी सी वो आज बहुत दिलकश लग रही थी। मैं अरीबा को फीडर ला दूँ। कुछ पजल सी होकर वो किचन में चली गई। फीडर बनाकर वापस आई तो वो सोफे पर नीम दराज था और एक हाथ से पेशानी मसल रहा था। खाना खाया आपने? उसने पूछा। उमर ने आंखें खोली। नहीं, खाने की खैर है तो ये एक कप चाय बना सकती हो तो ला दो। लंबी ड्राइव थी, कुछ थकन महसूस हो रही है। वो रीबा को फीडर दे के वापस किचन में चली आई। चाय का पानी चढ़ाकर उसने जल्दी से खाना भी गर्म करना शुरू कर दिया। कमरे में रीबा साहिबा को जाने क्या सूजी की ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। उमर उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी शक्ल रीबा के लिए बिल्कुल मानूस थी। अगर बच्चों को चुप कराना उन्हें जब बच्चों को चुप कराना भी नहीं आता। ईमान को हंसी आई, तंग आकर रीबा को गोद में लेकर किचन में ही चला आया। तौबा, इतना गुस्सा किस पर गई है ये? वो रीबा के फूले फूले गालों को चूमते हुए बोला। कितनी कितनी देर है? उसने ईमान से पूछा। बस 2 मिनट। उसने जल्दी से जवाब दिया। कुर्ती घसीट कर वहीं बैठ गया। रीबा को अपने सामने टेबल पर बैठाकर उसने जेब से निकाल कर उसे थमा दी। वो मगन होकर उसे टेबल पर बजा के खेल रही थी। इसलिए हमजा किचन में दाखिल हुआ, साथ ही उसके अलग से कहकर बरामद हुआ, बच्चे खिलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है यार, कैरी ऑन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट में शौक होते हुए बोला। उमर ने महज मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। रिमर का दिल चाह कर पास पड़ा बेल उसके सर पर दे मारे। वैसे मैं बाहर से जल्दी-जल्दी काम निपटा कर आ रहा था कि कहीं तू बोर ना हो रहे। पहले पता होता तो थोड़ी देर में आ जाता हमज़ा। जब एक दफ़ा शुरू हो जाता तो चुप करवाना मुहाल था। ईमान ने जल्दी-जल्दी ट्रे सेट करके उमर के सामने रखी। रीबा के हाथ से कीचेन लेकर वो भी टेबल पर रखी, उसे गोद में उठाकर बाहर चली गई। ये तो जाती बताती जाओ, जीत कौन रहा है? बाहर से गानों की आवाज़ें तो खूब आ रही हैं। हमज़ा ने पूछा। हार रहे हैं हम बुरी तरह। वो उसकी मालूमात में इज़ाफ़ा करके चली गई। उमर हमज़ा एक दूसरे की तरफ देख कर हँस दिए। शादी वाले रोज़ वही अ, हड़बड़ाहट मची हुई थी जो किसी भी शादी वाले घर का ख़ासा होती है। निकाह के लिए चूँकि सुबह का वक़्त मुकर्रर था, इसलिए तकरीबन सभी लोग जाग उठे थे। निकाह के वक़्त सबीन अपनी अम्मी और बाबा को याद करके बिलख-बिलख कर रोई तो खुद रोई तो सबको भी रुला दिया। खालिद भाई और उमर सबको चुप कराने के फरीज़े पर मामूर थे। तुम दोनों तो चुप करो। उमर ने झिझलाकर ईमान और आयशा को टोका, जो ज़ोरों शोर से आँसू बहाने में मसरूफ़ थी। सबीन का रोना तो समझ में आता है, लेकिन तुम दोनों किस खुशी में रो रही हो? उसने डबट कर कहा। और क्या, पहले
और क्या, पहले तो सालों में मिलती थी सबीन से, अब तो ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के। अपने मियाँ साथ आया जाया करेगी। खालिद भाई ने जल्दी दोनों के सर पर थपकी देकर तसल्ली की। निदा कहाँ हो भई? उन्होंने निदा आपी के को पुकारा। मम्मा तो स्टोर में है, हमजा चाचू रो रहे हैं ना, उन्हें चुप करा रही है। महानी ने झट इतला दी। जी नहीं, मम्मा रो रही है, हमजा चाचू चुप करा लें। तला ने तरदीद करके उसे बताया। थोड़ी देर बाद किसी न किसी तरह सूरत हाल काबू में आ गई। सबीन को थोड़ी देर के लिए सर दर्द की गोली देकर सुला दिया गया। शाम 4 बजे उसे कॉलेज जाना था। रात तकरीबन 8 बजे वो सबीन को लेकर हॉल में दाखिल हुई तो सबीन पहचानी नहीं जा रही थी। खूबसूरत काम से बजाइए लाइट पर्पल लहंगे और इसकी उसी मुनासबत से किए गए मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोती बसोरती सबीन पर खूब ही रूप चढ़ा था। जब दानियाल साथ आकर बैठा तो ईमान और आयशा के तब के रुके सांस बहाल हुए। ऊपर नफीस सी काम वाली शेरवानी में मलबूस दानियाल हमजा के बताया कि हुलिया से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तोबा कितना झूठा है हमजा, आयशा ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। हमजा स्टेज पर ही था, आज फोटोग्राफर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। उसकी फुलझड़ियों से दानियाल, सबीन समेत सभी महफूज हो रहे थे। चलो हमजा मेरी तस्वीर बनाओ सबीन के साथ। निदा आपी दुपट्टा वगैरह सेट करते ही सोफ़े पर आ बैठी। ईमान को दानियाल और सबीन के तासुरात देखकर हँसी आ रही थी। जूही हँसते हुए उन्होंने नज़र उठा के सामने देखा। सबीन का देवर काफ़ी महब्बत से उसकी तरफ देख रहा था। निगाहों का तसादुम होने पर ईमान ने सर पटाकर रुख मोड़ लिया। मेहंदी वाले रोज़ से उसे कई दफ़ा एहसास हुआ कि वो उसे देख रहा है, लेकिन अपना वहम समझकर उसने झुठला दिया। लेकिन अब उसे काफ़ी उलझन महसूस हो रही थी। शादी के तमाम रस्मों के दौरान वो मुसलसल अपने आप को किसी की निगाहों में के हिसार में महसूस करती रही। लाहौर वापस आते आए हुए 1 हफ़्ता गुज़रा था जब एक दिन ज़बीन का फ़ोन आया। अम्मी से दुआ सलाम करने के बाद उसने 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 उसे बुलाया। खुशी उसकी खनकती आवाज़ सुनकर ईमान को भी खुशी हुई। अच्छा सुनो अम्मी, वो जो बाबर है ना, वो पूछता है तुम्हारा। ईमान ने बताया। कौन बाबर? बज़ाहिर अनजान बनते हुए उसने पूछा। ये भी देवर है, अभी मेरा दानियाल से छोटा है, बहुत अच्छी नेचर का है। पहले तो दोनों भाइयों की इकट्ठी शादी होने का प्रोग्राम था, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर मेरे ससुर की तबीयत कुछ ख़राब हुई तो हमारी शादी जल्दी कर दी, वरना तो शायद इकट्ठी ही करते। सबीन तफसील से बता रही थी। बहुत अच्छी जॉब करता है बाबर, और हो सकता है ऑफिस की तरफ से 2-3 साल के लिए जापान भी चला जाए। काफ़ी चांसेस तो काफ़ी हैं। अच्छा सबीन, दानियाल भाई को का तो बताओ कैसी है? शक्ल से तो काफ़ी गुस्से वाले लगते हैं। उसने इसका ध्यान बटाना चाहिए जिसमें वो कामयाब भी होगी। हाँ सच है अम्मी, इतने अच्छे हैं दानियाल, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता। बहुत लविंग और केयरिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। वो शुरू हो गए थे और ईमान को मालूम था उसे अगला 15 मिनट तक दानियाल की खूबियों पर शेर हासिल तबसरा सुनना था। उसके अंदर खतरे की घंटी ज़ोरों शोर से बज रही थी। आपी को सबीन के ससुराल वाले वैसे ही बहुत अच्छे लगते थे। सबीन के ससुराल की तरफ से किसी मुमकिन पेशकदमी के बाद आपी के लिए अम्मी को हम ख्याल बनाना कुछ इतना मुश्किल काम भी ना था, और वही हुआ जिसका डर था। थोड़े दिनों बाद आपी का भी फ़ोन आ गया। उन्होंने अम्मी से कहा कि वो खालिद से दो टोक बात करे, खाला से दो टोक बात करे। अम्मी ने फ़िलहाल तो आपी को टाल दिया, लेकिन वो भी आज कल काफ़ी मुतज़ब्ज़िब थी। उम्र उन्हें बेहद अज़ीज़ था और उसके मुकाबले में किसी को भी तरजीह नहीं दे सकती थी, लेकिन खाला की तरफ से खामोशी ने भी उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आजकल दिन बेकैफ गुजर रहे थे। आप ही की तरफ से एक मुसलसल धड़का लगा रहता था उसके उनके लगातार आने वाले फ़ोन्स पर। अम्मी पर आहिस्ता आहिस्ता नज़रअंदाज हो रहे थे। उसे जितना इंतज़ार आप ही के फ़ोन का होता था, अब उतनी ही शिद्दत से वो दुआ करती कि आप या तो आप ही के फ़ोन पर कोई ख़राबी हो जाए या अपने फ़ोन में। दुआ तो कबूल ना हुई, लेकिन क्योंकि थोड़े दिनों बाद आप ही का एक और फ़ोन आया, लेकिन इस मर्तबा आप ही ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ मकसद के लिए फ़ोन किया था। और आप ही की बात सुनकर उसे खुशगवार सी हैरत हुई। आप ही ने अम्मी से कहा था कि खालिद के यहाँ जाकर हमज़ा के लिए आयशा की बात करें। कि आप ही ने उनसे अम्मी से कहा था कि वो खाला के यहाँ जाके हमज़ा के लिए आयशा की बात करें। मज़ीद ये कि हमज़ा की अपनी ख्वाहिश है, तो इसका उसका ये खबर सुनकर खुशी से बुरा हाल था। अम्मी अलबत्ता कुछ परेशान सी थी। अंकल के मूड की वजह से वो कुछ ज़्यादा उन्हें कुछ ज़्यादा उम्मीद ना थी। शाम को अटक से हमज़ा का फ़ोन आया तो उन पर चढ़ दौड़ी। ये बदतमीज़ लड़का आदमी चुपके चुपके पसंद कर लिया, मुझे हवा तक नहीं लगने दी। वो डिटाई से हंस रहा था। मुझसे क्या कह रही है? अपनी दोस्त से पूछो, उसने तुम्हें नहीं बताया? हमज़ा के कहने पर चीख उठी। क्या मतलब? आयशा को मालूम है ये सब? उसने उससे कहा था। नहीं यार, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन क्या सब बातें कहना ज़रूरी होती है? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। अच्छा ये तो बताओ, क्या हिटलर जूनियर यानी हमारे फूफा जान इस पर प्रपोज़ल को कबूल करेंगे या नहीं? हमज़ा ने किसी अनजान खदशे के तहत हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा तो उसकी समझ में ना आया कि उसके खदशात दूर करे या अपने खदशात से आगाह करे। हमज़ा दोबारा दोबारा खुद ही बोल पड़ा। वैसे यार, इनकार की कोई माकूल वजह नज़र तो नहीं आती। एक कबूल सूरत बल्कि खूबसूरत आला किरदार आर्मी कैप्टन का रिश्ता उन्हें कबूल कहाँ से मिलेगा? हमज़ा ने अखबारात के इश्तिहारात की तरह रटा-रटाया फ़िक्रा बोला तो उसे भी हँसी आ गई। वैसे हमज़ा, तुम अंकल को खुद क्यों नहीं फ़ोन कर लेते? यकीन करो तुम ज़्यादा अच्छा कन्विंस कर लोगे। अम्मी तुम्हारा मुकदमा इस खूबसूरती से नहीं लड़ सकेंगी। उसने हँसते हुए उसे छेड़ा। जवाबन वो भी मुस्कुरा दिया।
अगले दिन अम्मी सुबह से खाला की तरफ चली गई। अम्मी अम्मी के घर से निकलते ही उसने आयशा को फ़ोन करके उसकी आमद और ग़राज़ व मक़ासिद से मुतल्लिक़ बताया। फ़ोन पर भी आयशा की आवाज़ से उसकी झिमी हुई शक्ल का अंदाज़ा हो रहा था। बाय द वे आयशा, मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे तुम ये सब पहले से जानती थी। उसने उगलवाना चाहा। नहीं, कन्फ़र्म तो नहीं था, फिर भी अंदाज़ा था। आयशा ने बहुत आराम से कहा। क्या अंदाज़ा था उस ना तो क्या अंदाज़ा था तो इस अंदाज़े के क्या अंदाज़ा था तो इस अंदाज़े को मुझसे शेयर क्यों नहीं किया? ना ना तुमने ना इस घूमड़ ने। उसे सख्त अफ़सोस हो रहा था। अच्छा सच सच बताओ, हमज़ा ने कोई ना कोई बात तो की होगी? उसने जरा करते हुए पूछा। जवाब में उसकी खिलखिलाहट सुनाई दी। नहीं बाबा, कोई बात नहीं की, लेकिन हर बात कहना ज़रूरी तो नहीं होती। भई मान गई मैं अंडरस्टैंडिंग को। बिल्कुल यही बात उसने भी कही थी। ओके अम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ, भाई आ रहे हैं, कहो तो बात कराऊँ? अब क्या? आयशा ने शौक होते हुए कहा तो उसने जल्दी से खुदाफ़िज़ कह के फ़ोन रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता अम्मी, ये अंकल अपने आप को समझते क्या हैं? इस शाम तो मैं शिकस्ता दिल के साथ वो लौटी थी। अंकल ने साफ़ इनकार कर दिया था, ईमान को ताव चढ़ा था। उनकी मर्ज़ी, बेटा हम क्या कह सकते हैं? अम्मी अफ़सुर्दा सी हो गई। खाला वो क्या कह रही थी? उसने पूछा। क्या कहना था? रो रही थी। उनकी ज़िद दोनों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही। उम्र के मुतालिक भी बेहद परेशान थी, मगर मैंने कह दिया जो भाई साहब का फ़ैसला वो मैं मान लूँगी, हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है। शर्मिंदा या फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। क्यों बेटा, ठीक कहा ना मैंने? अम्मी ने पुरएतमाद नज़रों से उसे देखा। उसका साँस यकदम रुक गया। जी अम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसने दिल की आवाज़ को सख्ती से दबाकर कहा। हमारे पास क्या है बेटा सिवाय इज़्ज़त नफ्स के? अगर उसे भी दाँव पर लगा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? अम्मी ने आज़र्दगी से कहा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उनका हाथ था लिया। अम्मी आप क्यों फ़िक्र करती हैं? बिल्कुल ठीक किया आपने। अंकल की जो मर्ज़ी आए वो करें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अम्मी को यकीन दिलाया तो उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। अम्मी मुतमईन हो गई, मगर उसका सारा चैन सुकून रुखसत हो गया। शाम तक का वक़्त बड़ी मुश्किल से कटा। जैसे ही रात की तारीकी ने अपने पर फिर उसने ज़ब्त खो दिया। बेआवाज़ आँसुओं ने उसका सारा तकिया भिगो डाला। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। क्या मैं कभी तुम्हारे तसव्वुर से पीछा छुड़ा पाऊँगी? जब भी ख़्याल झटकने की कोशिश करती, शरीर बादामी आँखें यकदम से तसव्वुर में आ धमकती। सारी रात वो करवटें बदलते रहे। दिल को लाख समझाया, मगर वो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह मचल रहा था। 1-2 दिन बाद हमज़ा का दोबारा फ़ोन आया। उसने अंकल का फ़ैसला बताया तो वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल ख़ामोश हो गया, मगर फिर फ़ौरन ही अपने आप को सँभाल लिया। काफ़ी देर तक इधर-उधर की हाँकता रहा, लेकिन उसे मालूम था उसकी आँखों में चमकती ज्योत बुझ गई है। वृंदा आपी को भी अम्मी ने फ़ोन करके बताया। वो काफ़ी तप गई, क्योंकि लहज़े से अंदाज़ा था कि अगले दिन से हमज़ा के लिए लड़की ढूँढ मुहिम का आगाज़ कर देंगी। उस रोज़ मौसम सुबह से ही अबरआलूद था। अब शाम को तो मौसम के तेवर ख़ासे ख़तरनाक लग रहे थे। वो मग़रिब की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई थी कि बाहर घन गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बिजलियाँ भी कड़क रही थी। इतने में बाहर बेल बजी। या अल्लाह! ऐसे मौसम में कौन आ गया? उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर उसामा खड़ा था। उसामा, तुम इस वक़्त? उसने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। आप ही क्या उमर भाई यहाँ आए हैं? उसने अंदर दाखिल होते चारों तरफ से नज़रें दौड़ाकर पूछा। नहीं तो। उसने नलफ़ी में गर्दन हिलाई तो वो कयूँ-कयूँ होकर सोफ़े पर बैठ गया। अम्मी भी नमाज़ से फ़ारिग होके आ गई। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? वो घबरा गई। खाला पता नहीं क्या हो रहा है सब कुछ। वो बहुत परेशान लग रहा था। क्या हुआ बेटा? अम्मी ने मुतवज्जो होकर पूछा। उमर भाई का पापा से झगड़ा हुआ है। सुबह से घर से गायब है, बल्कि शायद रात भी घर पर नहीं थे। पापा को तो फ़िक्र ही नहीं, लेकिन अम्मी का बुरा हाल हो रहा है। कहाँ? किसी दोस्त के यहाँ होगा, तुम मालूम करो सब। उसने मशवरा दिया। हाँ आप ही किसी दोस्त के ही यहाँ होंगे, मगर अम्मी को कौन समझाए? और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे मिल गए तो मेरे कहने पर वापस थोड़ी आएंगे। पापा को तो पता नहीं क्या हो गया। अब ये भी सारा वक्त सारा दिन कमरे में बंद रहती है। उमर भाई का तो क्या है, सुनकर भड़ास निकाल लेते हैं, मगर मैं क्या करूँ? वो दोनों हाथों में सर थामे बैठा था। हौसला करो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने उसे तसल्ली दी थी। अच्छा मैं चलता हूँ। वो खड़ा हो गया। खाना खाया था दोपहर का? अम्मी ने उसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा लगाया तो बिल्कुल दुरुस्त था। उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। बैठो, फिर खाना खा के जाना। मैं रोटी डाल देती हूँ। अम्मी किचन में चली आई। झगड़ा किस बात पर हुआ था उसामा? उसने आहिस्तगी से पूछा। कोई एक बात हो तो बताओ। अपिया का प्रपोज़ल आया पापा ने कि जानने वालों से, काफ़ी वेल ऑफ फैमिली है। पापा बहुत फ़ेवर कर रहे थे इस प्रपोज़ल की, जबकि उमर भाई कह रहे थे मैं इस लड़के को जानता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। बस इसी बात पर बात बढ़ गई। अपना रूहानसा सा हो गया। बी बेरबुसामा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसने तसल्ली दी तो वो कर भी क्या सकती थी? भाई साहब ने आयशा की मंगनी कर दी है। वो ऑफ़िस से आकर खाना खा रही थी जब अम्मी ने बताया। क्या उसके हाथ से लुक़मा छूट गया? किससे की है? किसने बताया? उसने पूछा। बाजी का फ़ोन आया था सुबह। अम्मी ने मुखसिर जवाब दिया। चलो तुम खाना तो खा लो। अम्मी ने उसे साक़ित बैठे देखकर कहा। मगर उन्हें अफ़सोस हुआ कि खाने से ही पहले ख़बर क्यों दे दी? कब की है मंगनी? उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। कल शाम को लड़के वाले अंगूठी पहनाकर चले गए। निकाह 2 माह बाद होगा। अम्मी के बताने वो कितनी देर तक सैरो तो सदमे की कैफ़ियत में सुन बैठी रही। 2 दिन बाद आयशा उसे मिलने आई। वो कमरे में अंधेरा की आँखें मूंदे लेटी हुई थी। जब आयशा की आवाज़ आई, क्या हुआ अम्मी?
इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? ये एकदम उठ बैठी। आयशा ने लाइट ऑन कर दी। कैसे हो आयशा? उससे गले मिलते हुए बोली। जिंदा हूँ, अजीब से अंदाज लहजे में गोया हुई। खाला भी आई है क्या? नहीं, ड्राइवर छोड़ गया है, उसने जवाब दिया। उसने आयशा का जायजा लिया। बहुत मुरझाई हुई लग रही थी। दाएं हाथ नजर दाएं हाथ की तीसरी उंगली पर पड़ी। ड्राइवर की अंगूठी जगमगा रही थी। मुबारक हो, उसने कहा। मजाक उड़ा रही हो ना? आयशा शक के लहजे में गोया आई, फिर उसके कंधे से लगकर सिसक पड़ी। आंसू तो उसकी आंखों में भी उतरने के लिए बेताब बेचैन हो रहे थे। कितनी देर तक वो दोनों खामोशी से आंसू बहाती रही। नाम क्या है? अपने और उसके आंसू साफ करते हुए बात बात ईमान ने ही शुरू की। नबील, उसने मुखसर जवाब दिया। तुमने देखा है उसे? ईमान ने पूछा तो उसने इस बात में गर्दन हिला दी। हाँ, उस रोज मैं अपने घर वालों के साथ वो भी आया था। उसने टिश्यू से नाक रगड़ते हुए जवाब दिया। कैसा है? ईमान ने पूछा तो फीकी सी हंसी हंस दी। जहाँ तक शक्लो सूरत का ताल्लुक है तो अच्छा है, गुड लुकिंग और स्मार्ट है। वो इतना कहकर चुप होगी। और वैसे कैसा है? ईमान ने उसका अधूरा जुमला अच्छा किया। वैसे उसने तवक्कुल लिया। कम अज कम इस जैसा तो बिल्कुल नहीं। उसने आस्तिकी से कहा। पता है अम्मी, मेरा उससे रिश्ता जुड़ तो गया, फिर भी मुझे इतना अजनबी लगता है वो। यूँ लगता है जैसे मेरे जिस्म पर उसकी निगाहें नहीं, चूटियाँ रेंग रही हों। उसकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं है। फिर बात तय होने से पहले उसकी खुसूसियात इतनी डिस्कस हुई है ना घर में कि मैं चाहूँ भी तो उसे पसंद नहीं कर सकती। हाँ, अगर लाइलम होती तो और बात थी। उसको वो दिल का बोझ हल्का करते हुए बोली। आशा, तुम्हें आखिर उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी, इन ख़यालात के साथ निभाना कैसे होगा? वो ख़ुलूस दिल से उसे समझाने लगी। अम्मी, जब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो मेरा दम घुटने लगता है। बस फ़िलहाल तो मैं कबूतर की तरह आँखें बंद किए पड़ी हूँ। वो यासियत से बोली। भाई बहुत सख्त नाराज़ है मुझसे। उन्होंने मेरी खातिर पापा से झगड़ा किया और मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे। पापा ने कहा, मैं खुद आयशा से पूछूँगा, उसे कोई एतराज़ ना होगा। भाई को यकीन था मैं इनकार कर दूँगी, मगर मैं पापा के सामने मुँह फाड़ के इनकार ना कर सकी। बस तब से भाई नाराज़ है कि अगर मैं इनकार कर देती तो क़यामत तक ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती थी। वो धीरे-धीरे बोल रही थी। तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था। आशी माँ ने ताज्जुब से कहा। हो सकता है इसी इनकार के बाद भी मैं पशेमान रहती। आयशा ने जो जवाब देकर उससे ज़्यादा खुद को मुतमईन करना चाहा, वो ठंडी सांस लेकर रह गई। आप ही का एक बार फिर फ़ोन आया था। अगर अम्मी अंदिया दे तो सबीन के ससुराल वाले बाकायदा प्रपोजल लेकर आ जाए। अम्मी अब तकरीबन राज़ी हो चुकी थी। फिर भी आप ही और खालिद भाई से कहा कि लड़के की आदतों वगैरह के मुतालिक अच्छी तरह छानबीन कर ले। आप ही ने हर तरह से तसल्ली करवाई। उन्हें आजकल वैसे भी बहुत जल्दी थी। बाबर का जापान जाना कन्फर्म हो गया था और आप ही हरगिज़ नहीं चाहती थी कि रिश्ता हाथ से जाए निकले। फिर भी अम्मी उसकी तसल्ली के लिए उन्होंने कहा कि वो सबीन से और तह कि वो सबीन से और तहकीक करवाएँ। खालिद भाई भी थोड़ी बहुत देखभाल कर लें। हालाँकि उसके उनके नज़दीक सबीन के ससुराल में जाने के बाद इन तमाम बातों की ज़रूरत तो ना आती। इनकी तमाम हसासियत आजकल जैसे मुर्दा हो चुकी थी। खाली ज़हन और खाली आँखों के साथ वो ये सारी कार्रवाई देखती रही। फिर एक दिन ऑफ़िस से वापसी पर वो बस के इंतज़ार में खड़ी थी। जब उसने उमर को और बाज़मा को देखा, वो दोनों गाड़ी में थे। उमर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। एक लम्हे ही में गाड़ी जन से उसके करीब से गुज़र गई। उमर ने यकीनन उसे नहीं देखा था, लेकिन उमर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसका दिल दुःख से भर गया। छुट्टी का दिन था। वो नाश्ते के बाद सफाई-सुथराई से फ़ारिग हुई थी कि बाहर बेल बज उठी। दरवाज़ा खोलने पर उसे हैरत का झटका लगा। बाहर अंकल खड़े थे। बहुत सालों बाद वो यूँ उनके घर आए थे। दिल में अचानक ही खुशफ़हम सी उम्मीदों ने सर उठाया। अम्मी का चेहरा भी एकदम खिल उठा। अंकल और अम्मी बैठकर रस्मी सी बातें करने लगे। वो चाय बनाने चली गई। चाय लेकर वापस आए तो अंकल और अम्मी दोनों ही चुप थे। अम्मी बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ बैठी थी। उनकी समझ में ना आया कि वो क्या कहें। अंकल चाय पीने के साथ ही चले गए। अम्मी इसी तरह गुमसुम सी बैठी हालत में बैठी। क्या हुआ अम्मी? अम्मी ने मुखातिब किया। अम्मी ने एक ठंडा साहस भरा। भाई साहब रिश्ता लाए थे तुम्हारे लिए। बहुत अफसुर्दगी से अम्मी ने बताया। किसका? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। अपने ऑफिस वर्कर का। एयाज नाम है। कह रहे थे लड़का अच्छा है, फैमिली मुख्तलिफ सी है, घर दामाद भी बनकर रहने को तैयार है, पढ़ा लिखा भी है, तनख्वाह भी ठीक ठाक है और बाद में मजीद बढ़ा देंगे। अम्मी आयसगी से बोली। आपने क्या कहा? वो तड़प गई। मैंने कह दिया आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं। दो चार अच्छे रिश्ते आए हैं और हम देखभाल के किसी को फाइनल करने ही वाले हैं। अम्मी के कहने पर उनके इशारे से सर टका कर रो पड़ी। उसे अंकल से इस घटियापन की उम्मीद ना थी। आज उसने आखिरी बार उम्र के लिए आंसू बहाए थे। हालांकि तबीयत कुछ ख़राब थी। डॉक्टर के चेकअप के बाद वो अम्मी से मिलने आई। बहुत मुस्मरता दिखाई दे रही थी। चाहने के बावजूद भी अम्मी उन्हें अंकल के बारे में ना बता सकी। अलबत्ता ये बता दिया कि ईमान की बात समीन के देवर से तय कर रही हैं। खाला सुनकर चुप सी हो गई। वाकई अंकल के सामने बहुत मजबूर थी। जाते हुए ईमान को खूब पीच के गले लगाया और प्यार किया। खाश खालिद आप इतनी मजबूर ना होती। उनसे गले लगते हुए उसने दिल ने बिला वजह सरगोशी की। अम्मी मिसेस सुबानी की तरफ गई थी। वो ऑफिस के ये कपड़े प्रेस कर रही थी। इस वक्त उमर आ गया। खाला कहाँ है? उसने आते साथ ही सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। मिसेस जुबानी के यहाँ गई। उसे इसलिए बंद करते हुए मुख्तसर जवाब दिया। दिल ने बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया था। उमर थोड़ी देर तक खामोशी से खड़ा रहा।
अब बैठ जाए, अम्मी आने ही वाली होंगी। चेहरे को बेतासुर रखने की कोशिश करते हुए उसने कहा था, ये खाला को तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी क्या पड़ गई? उसने सख्त लहजे में उससे पूछा था। अम्मी का ख्याल है कि अच्छे रिश्ते बार-बार नहीं आते, उन्हें ठुकराना कुफरान नेमत है। वो अपनी धड़कनों को सँभालते हुए बज़ाहिर बहुत इत्मीनान से बोली थी, और तुम्हारा क्या ख्याल है? उम्र ने लब भींचकर उसे घूरते हुए पूछा था। मेरा भी यही ख्याल है। उसे उसकी आँखों में आँखें डालते हुए कहा, शट अप। जवाब सुनकर उसका दिमाग के साथ-साथ हाथ भी घूम गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी थी, मुँह पर हाथ रख के वो साक़त से उसे देखे जा रही थी, और वो लंबे-लंबे ढक भरता वापस चला गया और कमरे में जाकर फूट-फूट कर रो दी। अम्मी ने निदा आपी को फ़ोन करके अपनी मुकम्मल रज़ामंदी दे दी, और निदा आपी खुश हो गई थी। मैं बात करूँगी सबीन से, कि वो कह रही तो रही थी कि उसकी सास ने दोबारा कभी ज़िक्र नहीं चढ़ा। अब क्यों कहूँगी कि वो दोबारा किस तरह बात शुरू करे? उसे अभी इन बातों से कोई सरोकार ना था। उम्र नहीं तो कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया। आशा ने उसे 1-2 बार फ़ोन पर समझाने की कोशिश की, अम्मी तुम थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो। भाई तुम्हारे लिए हर किस्म का स्टैंड ले सकते हैं, उसने समझाना चाहा। हाँ, स्टैंड। और बड़ा ही हाथ बेख्तियार गाल पर चला गया था। आयशा से उसने सख्ती से कह दिया कि आइंदा इस मौजू पर कोई बात ना करें। क्या कह रही हैं अम्मी आप? उसने अम्मी को बेयकीनी से देखा। पता नहीं आजकल इतनी अजीब-अजीब सी बातें ऊपर तले रोनुमा हो रही थी। वो ऑफिस से लौटी थी कि अम्मी बताने लगी, अंकल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मगर क्यों? ऊँचे-ऊँचे फैक्ट्री पर छापा पड़ा, जाली मसनूआत का स्टॉक था। अम्मी ने तफसीलात बताते हुए कहा, ओह! तो ये थी उनकी हकीकत। वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोली, ना बेटे भाई साहब में लाखों ख़ामियाँ सही, मगर बेईमान नहीं, ना उनके खून में शामिल थी, ना तरबियत में। अम्मी के लहजे में तनबीह थी। हाँ, अम्मी जान पैसा तो बड़े-बड़ों का ईमान ख़राब कर देता है। अंकल तो दौलत के पीछे वैसे ही आशिक है, उसे तज़किया का नहीं। मैं भाई साहब को जानती हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। अम्मी ने पुरयकीन लहजे पर वो उलझन में पड़ गई। तो अम्मी फिर कैसे हुआ ये सब? उन्होंने पूछा। अभी तो मालूम नहीं कैसे हुआ, मगर अच्छा नहीं हुआ। आपा बेचारी का बुरा हाल है। उसने खुद को मुलामत की। खाला की तबीयत आजकल वैसे भी ख़राब रहती है। अम्मी आप जाएँ खाला के। उसने कहा, हाँ बेटा जाऊँगी, तुम भी दुआ कर, अल्लाह से दुआ करना। अम्मी ने कहा। तभी फ़ोन की बेल बज उठी। माँ ने फ़ोन उठाया। फ़ोन सुनते ही उसकी रंगत जर्द पड़ गई। क्या हुआ अम्मी? अम्मी ने घबरा कर पूछा। अम्मी खालाजान वो रोने लगी। क्या हुआ अम्मी? बोल भी दो। अम्मी चीख पड़ी। हार्ट अटैक हुआ है उन्हें, हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसने बताया। हाथ पाँव से एकदम जान निकल गई थी। वो रोई जा रही थी। अम्मी साकित बैठी थी। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि अम्मी को उठकर तसल्ली देती। अम्मी प्लीज़ हिम्मत करें, चले हॉस्पिटल चलते हैं। काफ़ी देर के बाद उसने खुद को सँभालते हुए कहा, अम्मी चले ना। उसने अम्मी को हिलाया। अम्मी बिल्कुल गुमसुम सी थी, और अम्मी की हालत देखकर घबरा गई। कुछ में ना आया तो मिसेस सुबहानी को बुला लें। उन्होंने उसे ग्लूकोज़ बनाने को कहा। अम्मी के हाथ-पाँव चलाए। थोड़ी देर कोशिशों के बाद अम्मी हवासों में लौट आए। अंकल सुबहानी ही ने टैक्सी करवाई। ना जाने किस तरह वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही सब मिल गए। फ़हीम चचा की फैमिली भी थी। आयशा अम्मी से लिपट कर जो रोई तो सँभालना मुश्किल हो गया। आशी सँभालो खुद को। अम्मी बिल्कुल ठीक है। अब उमा ने आयशा को अम्मी से अलग किया। डॉक्टर्स कह रहे हैं खतरे की कोई बात नहीं। क्या देख नहीं सकते? अम्मी ने मुस्कुराहट से पूछा। नहीं खाला, अभी देख नहीं सकते, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे। अलबत्ता अभी एहतियातन आईसीयू में रखा हुआ है। उसने तफ़सील बताई। भाई भाभी की हालत अब काफ़ी बेहतर है। उमर, हमें बैरिस्टर एहसान के पास चलना चाहिए। फ़हीम चचा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जी चचा, बस एक मरतबा डॉक्टर नवाज़ आ जाए, उनसे बात करके चलते हैं। उसने कहा। ईमान ने एक नज़र उठा के देखा किस कदर टेंशन में था वो इस वक्त। एक तरफ खाला की तबीयत, दूसरी तरफ अंकल की तरफ से परेशानी। वैसे क्या ख्याल है, ज़मानत हो जाएगी? फ़हीम चचा ने पूछा। क्यों नहीं चचा, क्या सबूत है उनके पास पाक के खिलाफ? ये सारा किया धरा इसी दौरानी का है। पता नहीं पापा इतना एतमाद क्यों करते रहे उस पर। फिर जिस साइट पर छापा पड़ा वहाँ तो पापा का बिल्कुल अमल दखल ही नहीं था। स्टाफ वर्कर सब कुछ उसी का है, मगर मसला तो ये है कि वो रोपोश हो गया है। फ़हीम चचा ने फ़िक्रमंदी से कहा। मुझे मालूम है वो कहाँ हो सकता है, मगर मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ वो 2-4 पक्के सबूत मिल जाए, वरना मामला लटक जाएगा। वो पुरसोच अंदाज में बोला। अच्छा आओ डॉक्टर साहब से मिल लें। फ़हीम चचा ने कहा। डॉक्टर से मिलकर वो एक बार फिर उन्हें तसल्ली देकर गया था। परेशानी की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में अम्मी को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे, और उसामा तुम मोबाइल पर मुझसे रब्ता रखना। वो ताकीद करते हुए चचा के साथ चला गया। फिर अब तक खाला को रूम में शिफ्ट कर दिया, और सुकून बख्श अद्वियात के ज़ेरे असर थी। चाची और सोबिया वगैरह उनकी तरफ से इत्मीनान हो लेने के बाद चले गए। अभी तो आप लोग हैं ना भाभी, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा, हम सुबह सवेरे ही आ जाएँगे। उन्होंने कहा था। हाँ, हाँ तमीना तुम लोग जाओ, हम हैं यहाँ पर। अम्मी ने कहा। मैं जाते ही खाना भिजवाती हूँ, वो कहकर चली गई। रात 9 बजे के करीब उमर भी आ गया। क्या हुआ भाई, हो गई पापा की ज़मानत? आयशा ने बेताबी से पूछा। हाँ पापा घर आ गए हैं। तुम बताओ अम्मी कैसी हैं?
उसने पूछा अम्मी ठीक है, वैसे तो गया, डॉक्टर कह रहे हैं मुकम्मल होश सुबह तक आएगा। आयशा ने तफसील बताई। अच्छा तुम लोग यहाँ रुको, उसामा के इससे तुम लोग यूँ करो, उसामा के साथ घर चले जाओ, सुबह आ जाना। उसने कहा मैं यहीं रुकूंगी बेटा। अम्मी ने कहा भाई प्लीज़ मैं भी अम्मी के पास ही रुकूंगी। आयशा ने भी मिन्नत की, नहीं आयशा बस मैं और खाला रह सकते हैं, तुम लोग घर जाकर थोड़ी नींद ले लो। उसे समझाना चाहना चाहते हुए आयशा को उसकी बात मानना पड़ी। चंद रोज़ बाद खाला को डिस्चार्ज कर दिया गया। जितने दिन वो हॉस्पिटल में रही, अम्मी और ईमान दोनों ही रोज़ जाती। डिस्चार्ज होने के बाद उसका अम्मी के का कोई डिस्चार्ज होने का उसका तो घर को काफ़ी चक्कर ना लगा, अलबत्ता अम्मी एक दो दफ़ा चली गई। अम्मी से अंकल के केस के बारे में मालूमात मिलती रही। सारा झूठा केस था, मुश्तरका फ़ाइलों पर भाई साहब के दस्तखत जाली थे। दुरानी ने ही सारा खेल खेला। आहिस्ता-आहिस्ता मुलाज़मीन भी गवाही देने पर तैयार हो गए। अम्मी के पास रोज़ ही उसे सताने के लिए नई-नई खबर होती। बहुत दफ़ा अम्मी से कह चुकी थी कि वो भी घर जाके खाला का हाल पूछ आए। वो रोज़ ही कोई ना कोई बहाना की तलाश लेती। उस दिन भी अम्मी ने उसे काफ़ी ताकीद करते हुए कहा कि वो ऑफ़िस से वापसी और खाला के घर चक्कर लगाए। वो ये कहकर खाला बहुत याद कर रही हैं। इसने भी सोचा कि वो सिर्फ़ एक ताल्लुक का तो मैं बाकी रिश्ते तो सलामत है ना। उम्र का सामना करने का अलबत्ता हौसला ना था। थप्पड़ वाले वाक़ये के बाद कोई बातचीत वैसे भी नहीं हुई थी और अब भी उसने सोचा था ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी लेकर वहाँ जाएगी। इस वक़्त उम्र से सामना होने का इम्कान ख़ासा कम था। उसकी तवक्को के मुताबिक जब वो खाला के घर पहुँची, वो घर पर नहीं था। खाला बहुत मोहब्बत से मिली, बहुत देर तक उसे अपने साथ लिपटाए रखा। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, रंगत ज़र्द हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर अनोखा सा सुकून उतरा हुआ था। कितनी बदतमीज़ हो तुम अम्मी, इतने दिन से अम्मी तुम्हें याद कर रही हैं। आयशा ने उसे लताड़ा हुआ शर्मिंदा सी होकर मुस्कुराने लगी। तभी अंकल भी आ गए। उसने हल्की सी आवाज़ में सलाम किया, मगर हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने बहुत गर्मजोशी से जवाब दिया। फिर सर पर हाथ फेर कर काफ़ी देर तक उससे हाल अहवाल पूछते रहे और वो हैरत के समुद्र में गौताज़न सिर्फ ऊँहा करती रही। बहुत दिनों में आई बेटा, तुम्हारी खाला बहुत याद करती थी तुम्हें। अंकल के कहने पर एक बार फिर शर्मिंदा सी हो गई। जी बस वो ऑफिस आगे उसे कुछ बोला ना गया। चलो तुम लोग गपशप करो। उनकी झिझक जानकर चले गए। काफ़ी देर तक वो खाला के पास बैठी रही। आयशा किचन में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर बाद आकर झाँक लेती। अभी तुम जाने की कोशिश ना करना, मैं तुम्हारी पसंद की बिरयानी बना रही हूँ। आपसे का इरादा कर ही रही थी जब आयशा ने आकर मना कर दिया। उसे जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयशा ने ज़बरदस्ती उसे खाने तक रोक लिया। थोड़ी देर में उसामा भी आ गया। इत्मीनान इस बात का था कि उमर घर पर नहीं था, ना आने की उम्मीद थी। जैसे सरसरी साहब बताया था कि आजकल भाई ने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है, रात को देर से आते हैं। थोड़ी सी देर में आयशा ने कॉफ़ी एहतमाम कर डाला। उसे बहुत बहुत पुरसकून और खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। जब गाड़ी की आवाज़ आई थी, मेरा ख्याल है भाई आ गए हैं। उसामा ने ख्याल जारी किया। उसका दिल तेज़ी से धड़का था। उसामा का ख्याल दुरुस्त आने वाला उम्र ही था। वो पहले खाला के कमरे में गया। ईमान की भूख एकदम उड़ गई थी। दिल चाह रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर उठ खड़ी, और 2-4 मिनट बाद उमर वहीं आ गया। अस्सलाम वालेकुम। उसने अंदर दाखिल होते ही सबको सलाम किया था। ईमान ने पानी का गिलास होंठों से लगा लिया। आयशा और उसामा ने ही जवाब दिया। आज आज आप इस वक्त कैसे आए भाई? आयशा ने हैरत से पूछा। बस मेरी छठी इसने बताया कि आज तुमने कोई मज़ेदार सी चीज़ बनाई है। वो खुशदिली से बोला था। जी भाई, आज आपकी और एमी आपी की पसंद की बिरयानी बनाई है, ट्राइफल भी बनाया और कोफ्ते भी हैं। आयशा ने बताया। अच्छा पहले बिरयानी डाल दो। उसने ईमान का बचाया हुआ पानी पीते हुए कहा। वो बिल्कुल खामोशी से खा रही थी, जैसे उसके होने ना होने से कोई फ़र्क ना पड़ता। अलबत्ता अंदर दिल ने धड़क उधम मचा रखा था। आयशा ने डिश उसकी तरफ खिसकाई। थोड़ी देर तक खामोशी से खाने का दौर चलता रहा। मैं अभी आई, शायद अम्मी ने आवाज़ दी हो। तो 4-4 मिनट बाद आयशा उठ खड़ी और खाला की आवाज़ शायद नहीं बल्कि यकीनन सिर्फ आयशा को ही सुनाई दी थी। थोड़ी देर बाद उसे सामा को आवाज़ देकर बुलाया। उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया और सब समझ रही थी। मैं इस तरह वो और उमर ही थे। तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? थोड़ी देर के बाद खामोशी से उसने पूछा। ठीक है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तुम ठीक तरह से खा क्यों नहीं रही? और लो ना, उमर ने उसकी खाली प्लेट देखते हुए कहा। मैं खा चुकी हूँ। वो कुर्सी खिसकाते हुए उठ खड़ी हुई। बैठ जाओ ईमान, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। उमर ने उसे रोका था। मुझे नमाज़ पढ़नी है, टाइम निकल रहा है, वो कहकर तेज़ी से चली गई। मतलब भीजे रह गया। वज़ू करके उसने जहाज़ में बिछाए ताकि गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो वापस चला गया। उसकी आंखें भीग गई। आपी का फ़ोन आया है था उसके पास। बताने को बहुत सी बातें थी। सबीन के देवर की अपनी किसी कज़न से मंगनी हो गई। आपी का काफ़ी गुस्सा था। एक दफ़ा बात करके वो लोग खुद ही पीछे हट गए। सबीन ने कोई माकूल वजह नहीं बताई, लेकिन आपी के ख़्याल में कि अगर अम्मी फ़ैसला करने में जल्दी कर लेती तो हो सकता है बात बन जाती। अब उसके पास एक और प्रपोज़ल था जो कि बकौल उनके पहले से भी ज़्यादा अच्छा था। अम्मी खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। आपी जब साँस लेने को रुकी तो अम्मी ने बताया। अंकल का सुनकर तो उन्हें कोई ख़ास अफ़सोस ना, और अलबत्ता खाला के लिए अलबत्ता फ़िक्रमंद थी। अभी भी खालिद को छुट्टी मुश्किल से मिलती है। अम्मी सबीन की शादी पर काफ़ी छुट्टियाँ
ले ली थी। फिर भी जैसे ही मौका मिला खाला का हाल पूछने आएँगे, उसने यकीन दहानी करा के फ़ोन रख दिया। दिन इसी तरह रींग-रींग कर गुज़र रहे थे। अंकल का बिज़नेस पार्टनर दौरान ही गिरफ्तार हो गया था। जाली मसनूआत के अलावा भी कई संगीन इल्ज़ामात का सामना था। अंकल वो कोई बात साबित ना हो सकी, मगर कारोबारी साख को बुरी तरह धचका लगा था। अंकल की बरीयत और खाला की सेहतयाबी की खुशी में खाला ने दावत का एहतमाम किया था। आयशा के ससुराल वालों को भी बुलाया था, मगर इस मौका को जवाज़ बनाकर एक दिन पहले वो बात ख़त्म करके अंगूठी वापस कर गए थे। जिस किसी ने सुना हैरान हो गए। बहुत ही लालची लोग निकले थे। जैसे ही देखा कि भाई साहब का बिज़नेस डाउन हुआ है, उन्होंने आँखें फेर लीं। खैर हमें तो पहले ही अंदाज़ा था, मगर चुप रहे। बहरहाल बहुत अफ़सोस हुआ। छोटी चच्ची थी जो मेहमानों का लिहाज़ किए बगैर ही हमदर्दी जता रही थी। दिली खुशी उनके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी, वरना सोबिया से पहले आयशा का रिश्ता तय होने पर वो काफ़ी जिस अंदाज़ से ये हमदर्दी जताई थी, इससे ये खबर आम व ख़ास सब में मशहूर हो गई। खाला बिल्कुल खामोश थी। ईमान का दिल चाह रहा था सब लोगों के साथ-साथ चच्ची को भी बाहर निकाल दे। आयशा बज़ाहिर लापरवाह अंदाज़ में बैठी थी। माँ ने उसे चीज़ें सर्व करने के बहाने से बाहर बुलाया। तुम लोग आज का प्रोग्राम कैंसल नहीं कर सकते थे क्या? उसने पूछा। नहीं, सब लोगों को दावत दे दी थी। वो पुरसुकून लहजे में गोया हुई। ईमान उसके मूड के एक-एक पल से वाकिफ़ थी। उसे मालूम था कि बहुत ज़ब्त से काम लड़ी। सब लोगों के जाने के बाद उसे कमरे में ले आई। छोटी-छोटी को इतना घटियापन का सबूत नहीं देना चाहिए था। बात ईमान ने ही शुरू की थी। नहीं, ख़ैर इतनी बुरी भी नहीं है, बल्कि एक आज तो काफ़ी कुशादा दिली का सबूत दिया उन्होंने। आयशा ने कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि रात को पापा ने फ़हीम चाचा से बात की थी मेरे और दिल के रिश्ते की। चचा तो फ़ौरन राज़ी हो गए, मगर सुबह चच्ची अम्मी से कह के गई हैं, पहले तो आपको दिल नज़र नहीं आया। वो उसका रिश्ता अपने भांजी से कर रही हैं। मुझे तो आज सारा वक़्त धड़का लगा रहा कि वो भरी महफ़िल में ये मौज़ू ना छेड़ दें, मगर न जाने कैसे खामोश नहीं हुई ना उनकी आला ज़र्फ़ी। आयशा ने तल्ख़ लहजे में कहा। ईमान चुप की चुप रह गई। पापा ने मुझे बहुत अर्ज़ां कर दिया अम्मी। वो इसके कंधे पर सर टिकाकर सिसक पड़ी। अम्मी की बीमारी का का ज़िम्मेदार वो खुद को ठहरा रहे हैं। अपनी दानिश पे अम्मी का शक कम करने के लिए उन्होंने चचा से बात की थी। वो शर्मिंदा है मुझसे भी और अम्मी से भी, मगर अब बहुत देर हो गई। वो रोने लगी। नहीं, आशा भी बहुत देर नहीं हुई। बुड़बुड़ाई। घर जाकर के बाद उसने सबसे पहले अटक का फ़ोन नंबर मिलाया था। छुट्टी का दिन था। उसने घर की तफसीली सफाई की। खाना अम्मी ने पकाया था। खाना खा के वो सोने के मूड में थी जब बाहर बेल बजी। कोफ्त भरे अंदाज में दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते के साथ ही खुशी के मारे चीख पड़ी। आप ही बच्चे और खालिद भाई मुस्कुराते चेहरे लिए खड़े थे। आपने तो कहा था अभी आने का कोई प्रोग्राम नहीं। वो उनसे लिपटते हुए बोली। बोलो, कैसा रहा सरप्राइज़? खालिद भाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़बरदस्त। वो खुशी से सरशार लहजे में बोली। बच्चों को चटापट प्यार किया। अम्मी भी उन लोगों को देखकर खुशी से निहाल हो गई। मेरा और बच्चों का प्रोग्राम था तुम्हें सरप्राइज़ दे, मगर ये तुम्हारी आपा 3 मरतबा चोरी छुपे फ़ोन मिलाते पकड़ी गई। उन्होंने तो कोई कसर ना छोड़ी दी प्रोग्राम चौपट करने के। खालिद भाई मुस्कुराते हुए बता रहे थे। वैसे खालिद भाई बता देते तो अच्छा होता। आज हमने बैंगन पकाए हैं। उसने हंसकर बताया। जो भी पकाया गुड़िया फटाफट ले आओ, भूख के मारे दम निकल रहा है। खालिद भाई ने कहा था। अम्मी बेटा गोश्त रखा है फ्रीज़र में, यूँ करो जल्द से पुलाव बना लो। अम्मी ने हदायत दी थी। कमाल करती है पुप्पो, आप बिल्कुल सासों वाला तकल्लुफ़ बरत रही हैं आप। भई मैं आपका भतीजा हूँ, पहले हूँ, दामाद बाद में। खालिद भाई ने अम्मी के घुटनों पर हाथ रख के कहा तो अम्मी ने निहाल होकर उनकी पेशानी चूम ली। इन लोगों को आने के बाद घर में फैले हुए जमूत का खात्मा हो गया था। सारा दिन वो बच्चों के साथ लगी रहती। हानि और तला तो थे ही शैतान। अरीबा ने भी तोतली ज़ुबान में बोलना शुरू कर दिया था। रात को सब लोग सो गए। वो और आप ही देर तक जागते रहे। कल जाएंगे ना आप खाला के यहाँ का हाल पूछने? वो आखिरकार असल मौजू की तरफ आएगी। हाँ जाएंगे तो सही। खालिद कब का हाल चाल भी खाला का हाल चाल पूछने भी। और वो चुप हो गई। और उसने इश्तियाक से पूछा। आपी ने उसे हंसते हुए घूरा। सबसे पहले तो उसने तुझे ही बताया होगा। हमजा और उसकी दोस्ती का खूब अंदाजा था उन्हें। वो हंस पड़ी। अंकल के इनकार के बाद मेरा तो दिल नहीं मान रहा था कि दोबारा आयशा का रिश्ता मांगे। हमारे हमजा में कोई कमी थोड़ी है लड़कियों की, मगर खाला की तबीयत का सुना फिर हमजा ने भी दोबारा ख्वाहिश जाहिर की। तो तुम्हारे भाई ने कहा कि ख़ानदान का मामला है, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा? आपी ने कहा तो उसने सुकून का सांस लिया। अगले दिन आपी, खालिद भाई और अम्मी खाला के यहाँ गए थे। वापसी पर खुशखबरी साथ लाए। अंकल बगैर किसी पेश के पसो पेश के राज़ी हो गए, रज़ामंद हो गए। खुसूसी रस्मी तौर पर भी सोचने का वक्त ना लिया था। एक झटके ने ही उनकी आंखें खोल दी थी। उन्होंने फ़ोन करके हमजा को खुशखबरी सुनाई। वो कैसी है, खुश तो है ना? उसने आयशा से मुतल्लिक़ पूछा। मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद फ़ोन कर लो, उसने हंसते हुए कहा। उसे राह दिखाई। वो भी हंसकर खामोश हो गया। और वो वाकई हमजा कमाल था। अगले रोज़ शाम को पहुंच गया बगैर किसी पेशगी इत्तला के। सब लोग उस बेहद खुश थे। क्या चीज़ हो तुम हमजा, कल फ़ोन पर इशारा तक ना दिया अपनी आमद का। तुम बताओ कैसा रहा सरप्राइज़? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़बरदस्त। ईमान ने खुश दिली से तस्लीम किया। अरे उसे भी फ़ोन करके खुशखबरी सुना दो। मैं ने धीमी आवाज़ में मुस्कुराते हुए पूछा। उसे भी सरप्राइज़ मिलना चाहिए। अभी जाऊँगा पुप्पो का हाल पूछने। हमजा ने मना किया। थोड़ी देर में सभी खाला की तरफ जाने के लिए तैयार थे। सबके कहने के बावजूद वो जाने के लिए राज़ी ना हुई थी। आप भी इसकी वजह
आप इसकी वजह से घर पर ही रुक गई। हो सकता है रात को देर हो जाए, लेकिन तुम सोना नहीं, बहुत सी बातें करनी है हमसे, ताकीद करते हुए गया था। रात को वापसी में काफ़ी देर, वाकई काफ़ी देर होगी, लेकिन साथ ही नहीं खबर थी। कल दोपहर के खाने की दावत देकर आई हूँ, इतने अरसे बाद तो सब इकट्ठे हुए। अम्मी ने उसे और आप ही को इत्तला फराहम की, सब आएंगे तो वो भी आएगा। ये सोचकर अजीब झुंझलाहट सी तारी हो रही थी। अगले दिन सुबह इसे दावत का एहतमाम शुरू हो गया था। अम्मी ने खासा लंबा चौड़ा मेन्यू तरतीब दिया था। वो सुबह इसे किचन में लगी हुई थी। थोड़ी बहुत आप ही ने भी मदद की, लेकिन उधर बच्चों ने जो उधम मचाना शुरू किया तो आप ही ने, तो उसने आप ही को ज़बरदस्ती भेज दिया। सुनाओ फ्रेंड, मेरी मदद की ज़रूरत है? हमजा ने किचन में जाकर कहा, हाँ ज़रूरत तो है। वैसे इस बात पे गर्दन रही, वो अंदर आ गया। हाँ बोलो, क्या करूँ? यूँ करो, आटा गूंद दो, उसे बस संजीदगी से कहा। जहाँ हमजा के चेहरे पर जो तो असर आता है, वो इससे हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। अरे लड़की, हंसने की ज़रूरत नहीं, आटा शाटा मुझे गूंदना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें मदरासी दाल बना कर खिलाता हूँ। मेरा बैटमैन बहुत ज़बरदस्त बनाता है, तुम भी खाओगी तो याद करोगी। हमजा ने कहा। वो चुपचाप हंसते हुए कस्टर्ड दूध में घोलती रही। मेरा ख्याल है तुम्हें याद नहीं आ रहा। हमजा ने उसके हंसने पर उसे गोरा था। जी बिल्कुल, ये मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एक बार तुम्हारे हाथ का बना हुआ बुरी बरी पुलाव खाया था, वो भी आपके बकौल। आपका बैटमैन बहुत अच्छा बनाता है, उसने कहा। तो हमजा हंस पड़ा। अच्छा चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सदके दिल से तुम्हारी मदद के ख्याल से आया था। अभी खैर, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी सहेली आ जाएगी, वही मदद करा देगी। हमजा ने कहा। वो तो गोया मेरी सहेली का इंतज़ार हो रहा है। उसने मैंने खजी से पूछा था। बिल्कुल हो रहा है, वो डिटाई से हंस दिया। तभी बाहर गाड़ी की रुकने की आवाज़ आई। हमजा के साथ वो बाहर निकली। अंकल, उसामा, खालिद और उमर सभी थे। नहीं थी तो सिर्फ आशा ही नहीं थी। आशा क्यों नहीं? अम्मी ने खाला से गले मिलते हुए कहा। हल्का सा बुखार हो रहा था उसे, तो घर ही पर रुक गई। खाला ने बताया। ईमान को अफसोस तो हुआ, मगर हमजा की शक्ल देख के बेसाख्ता हंसी उमड़ आई। हमजा उसकी हंसी का पस मंत्र जानकर उसे घूर रहा था। वो हंसते हुए किचन में चली आई। उमर को उसने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। अम्मी, खाला, अंकल और आपी वगैरह कमरे में चले गए थे। हमजा लाउंज में थे। बच्चे भी उन्हीं के साथ थे। उसके बाद दानिस्ता सारा वक्त किचन में ही रही। उसामा ने उसकी मदद के फ़राइज़ संभाल लिए थे। वो संभाल लिए और खूब संभाले थे। बाहर उमर और हमजा बच्चों के साथ हंसी मजाक में लगे हुए थे। सुबह दिल लगाकर उसने घर की सफाई की, मगर ज़रा देर में ही लाउंज मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था। उसने किचन से झांक कर देखा, कुशन बिखरे हुए थे, दरमियान में ही चाय के बर्तन पड़े थे। टॉफ़ियों के रैपर टॉफ़ियों के रैपर भी जगह जगह बिखरे हुए थे। लाउंज से बेटे की घर से ज़रा देर को अंदर आई। वहाँ बच्चों ने एक नई बहस छेड़ रखी थी। बताए ना हमजा, चाचू उमर मामू हमारे मामू लगेंगे या चाचू? मम्मा कहती है मामू और पापा कहते हैं चाचू। हानी हमजा से पूछ रहा था। यार वाकई ये तो बड़ा मसला है। हमजा भी सोच में पड़ गया। अच्छा तुम यूँ कहो, इसे ना मामू को ना चाचू, तुम खालू कह लो, बाद में कहना पड़ेगा। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। ईमान हमजा ने ईमान को नक्कियों से देखते हुए कहा। था उसका चेहरा सुर हो गया। चाय के बर्तन वही छोट पटखे और बाहर निकल गए। हमजा और उमर की मुतबस्सम निगाहों ने उसका पीछा किया था। अम्मी और खाला वगैरह की बंद कमरे का नतीजा खाला वगैरह के जाने के थोड़ी देर बाद ही ज़ाहिर हुआ था। खाला तुम्हारा बाकायदा प्रपोज़ल लेके आई। आपी ने उसे अपनी दानिश में खुशखबरी सुनाई, लेकिन उसका सपाट चेहरा देखकर उन्हें अज़हद हैरानी हुई। तुम्हें खुशी नहीं हुई अम्मी? उन्होंने हैरत से पूछा। मेरी तरफ से इनकार कर है आपी, उसने दो टोक लहजे में कहा। आपी हैरान और परेशान उसकी शक्ल देखती रही। ज़रा सी देर में अम्मी को भी मालूम हो गया क्या हिमाकत है ये। अम्मी क्यों परेशान कर रही है मुझे? अम्मी वाकई बहुत परेशान थी। अम्मी मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। पहले मेरे बचपने में आपने मेरी बात उम्र से तय कर दी। मैंने एतराज़ ना किया। अंकल के रवैये की वजह से आपने बात ख़त्म करनी चाहिए। मैं खामोश रही। ज़मीन के देवर के प्रपोज़ल पर आप राज़ी थी, मैं भी राज़ी हो गई, लेकिन अब पहली बार मैं आपसे इख्तलाफ़ कर रही हूँ। मैं उमर से शादी नहीं करूँगी, वो दो टोक लहजे में बोली। लेकिन क्योंकि वजह भी तो। अम्मी उसके अंदाज से आजिज़ आकर बोली। क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि थोड़े दिन पहले अंकल मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं? वो शर्मिंदा है अम्मी। अम्मी और आपी दोनों ही ने उन्हें कायल करना चाहा। प्लीज़ अम्मी, मुझे मजबूर ना करें, मेरा फ़ैसला यही है। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई। अम्मी और आपी बस एक दूसरे को देखकर रह गए। तुमने इनकार कर दिया अम्मी? रात को हमजा से जवाब तलबी करने आया। ज़ाहिर है खबर उस तक भी पहुंच चुकी थी। जी वजह? हमजा ने इस्तफसार किया। कोई एक हो तो बताऊं? उसने टालना चाहा। कोई एक ही बता दो। वो जिरह करने आया था। बस वो मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं पूरी ज़िंदगी उनके साथ नहीं गुजार सकती। उसने बात ही ख़त्म कर दी। आज से पहले सिर्फ उमर ही कहता था तुम बहुत झूठी हो, लेकिन आज तो मुझे भी तो उसकी बात पर सदके दिल से यकीन आ गया। हमजा के कहने मुझे जिला गई। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी बात समझने की बजाय उसकी, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी बात समझने की बजाय उसकी साइड क्यों ले रहे हो? उसने नाराज़गी से पूछा। था तुम्हारा दोस्त ही हूँ, इसलिए तुम्हारी उसकी साइड ले रहा हूँ।
हमज़ा ने ज़रा-सा मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें नहीं पता हमज़ा उसकी उसकी उनकी हकीकत। उसने दुःख भरे लहजे में कहा, मेरे ख़्याल में उस जैसा बंदा चिराग लेकर ढूँढने से भी नहीं मिलेगा। हमज़ा ने उसकी गालिब जारी रखी तो वो भड़क गई। इस जैसा संगदिल खुद पसंद शख्स कोई भी नहीं है। उसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरे एहसासात की नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं। मेरी हर बात पर उनके चेहरे पर ऐसी ज़िच कर देने वाली मुस्कुराहट उभरती जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा अहमक कोई नहीं। तुम्हारी गलतफ़हमी है ये। हमज़ा ने दरमियान में टोक कर कहना चाहा। नहीं है मेरी गलतफ़हमी, उनके ख़्याल में मैं उनके इश्क में मरी जा रही हूँ। उनकी तमाम ज़्यादतियाँ भुलाकर फ़ौरन हाँ कर दूँगी। मेरी हैसियत इतनी सी ही है कि अपनी किसी गलती के लिए मुझे सॉरी ही कह दें। किस गलती के लिए हमज़ा ने खरीदना चाहा? कोई एक नहीं, बहुत सारी है। वो बात टाल गई। बहरहाल तुम अम्मी और आपी को समझा दो, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, मुझे मजबूर मत करो। उसने हतमी अंदाज़ में कहने पर हमज़ा ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर खामोश हो गया। पता नहीं उसने अम्मी और आपी से कुछ कहा या नहीं, मगर अम्मी और आपी दोनों ही खामोश हो गई। इस दिन के बाद उन्होंने ये मौज़ू नहीं छेड़ा। हमज़ा 2 दिन बाद अटक वापस चला गया। आपी और खालिद भाई भी 1-2 रोज़ में जाने ही वाले थे। घर ही में जमूस सा तारी था। खाला की तरफ से भी कोई ना आया और दोबारा कोशिश की कि वो किसी से भी ना पूछे कि उसने इनकार कहलवा दिया या नहीं। उसने इनकार तो कर दिया था, लेकिन एक अजीब-सी बेचैनी दिल में डेरा डाल चुकी थी। आज ऑफ़िस में ज़्यादा काम नहीं था। ऑफ़िस के किसी वर्कर की दावत-ए-वलीमा थी। आधे से ज़्यादा स्टाफ बशमूल शुएब साहब वहाँ मौजूद थे। वो काम निपटाकर जाने के बारे में सोच रही थी, जाने ग्लास वॉल से उमर आता दिखाई दिया। बैग उठाकर खड़ी हो चुकी थी। फ़ौरन दोबारा बैठ गई। दराज से फ़ाइल निकाल कर नज़रें उस पर जमा दी। वो बाहर चपरासी शुएब साहब के बारे में पूछ रहा था। ईमान का ख़्याल था कि वापस लौट जाएगा, मगर उसके अंदाज़े के बरक्स सीधा उसके पास आई। इतनी देर तक फ़ारिग हो जाओगी? कितनी देर तक फ़ारिग हो जाओगी तुम? बहुत नॉर्मल अंदाज़ में उसने दरियाफ़्त किया। जी। ईमान ने नज़रें उठाकर उसे देखा। सवाल का मकसद समझ में ना आया। मैं पूछ रहा हूँ कितने बजे तक फ़ारिग हो जाओगी? उमर ने दोबारा सवाल दोहराया। अभी तो देर है, उसने नज़रें झुकाते हुए झूठ बोला। उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो यकीनन उसे उठते और बैठते हुए देख चुका था। ठीक है, तुम काम करो, फिर इकट्ठे ही चलेंगे। कहाँ? उसने फ़ौरन पूछा। ज़ाहिर-सी बात है, घर और कहाँ? उसने मुस्कुराकर कहा तो वो बिला वजह शर्मिंदा सी हो गई। मुझे काफ़ी देर लग जाएगी, आपको खामख़्वा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसने पीछा छुड़ाने वाले अंदाज में कहा था। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ ईमान, तुम बताओ कितना इंतज़ार करवाने का इरादा है? वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला, जबकि वो अपने धड़कते हुए दिल को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। 10-15 मिनट तक उसने मसरूफ़ रहना की एक्टिंग के बड़े सुकून से उसके फ़ारिग होने का इंतज़ार करता रहा। थक हार के उसने फ़ाइल बंद कर दी। चले, उसने उमर ने मुतवस्सम लहजे में दरियाफ़्त किया। जी। बादल ख्वास्ता खड़ी हो चुकी थी। गाड़ी में बैठने तक दोनों में कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब उसने उसने रोड पर गाड़ी टर्न की तो वो चुप ना रह सकी। प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दें, अम्मी और आपी इंतज़ार कर रही होंगी। सब लोग हमारी तरफ ही हैं। उमर ने निगाहें सामने जमाते हुए जवाब दिया। तो वो हैरान तो वो बहुत हुई, मगर चुप रही। उमर ने टेप ऑन कर दी। जो शहीद की आवाज़ गाड़ी में फैल रही। नाराज़ हम कैसे मिटे ये दूरियाँ, हम मुनतज़िर तुम बेखबर, दोनों की है मजबूरियाँ। दिल ने अंदर ऊधम मचाया, लेकिन बज़ाहिर बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ उसे बाहर के नज़ारों पर तवज्जो मबज़ूल रखी। सारा सफ़र खामोशी से कटा। अंदर से बहुत मुज़तरब थी, हैरान थी कि अचानक सब खाला के यहाँ कैसे पहुँच गए। सुबह तक तो किसी का प्रोग्राम ना था। गाड़ी रुक चुकी थी। उसने धड़कते दिल के साथ नीचे उतरी। तसव्वुर में आ रहा था कि अंदर सब लोगों की महफ़िल-नुमा अदालत जमी होगी, जहाँ उसे सबके सवालों के जवाब देने होंगे। अम्मी और आपी से उसे इसी चीज़ की तो कतई उम्मीद ना थी। उसकी खामोशी की वजह अब समझ में आ गई थी। छोटे-छोटे कदम उठाती हुई अपने ज़हन, अपने मुकदमे के बारे में दलाइल तैयार करती हुई आगे बढ़ी। उमर उसके पीछे था। उसकी तवक्को के बरअक्स अंदर बिल्कुल खामोशी थी। साबरा, उमर ने खामोशी तोड़ते हुए मुलाज़मा का जवाब दी। जी साहब। ज़रा देर बाद वो नमूदार हुई थी। कहाँ है सब? उससे इस्तफ़सार किया। वो जी बच्चे सैर पर जाने की ज़िद कर रहे थे, फिर सब लोग साथ ही चले गए। अब तो आने ही वाले होंगे। साबरा ने तोते की तरह रटा-रटाया जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। उमर ने उसे इशारा किया। वो चली गई। ईमान कमरे के वसत में खड़ी थी। बैठ जाओ ईमान, उमर ने कहा तो जैसे थक कर फ्लोर कुशन पर बैठ गई। उमर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। ट्रे हाथ में थी जिसमें 2 जूस के गिलास थे। अंदर का मंज़र उसकी तवक्को के बरअक्स था। वो घुटनों पर ठोड़ी रखे एक हाथ कालीन पर फेरती बेआवाज़ रो रही थी। उसने वो ट्रे उसके करीब रखी और दोबारा पलट गया। वापस आया तो हाथ में टिश्यू का डब्बा था। ईमान का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके करीब बैठ गया। मैं बहुत संगदिल और खुद पसंद हूँ, ये तो मुझे मालूम हो गया है। कुछ और कहना है तो वो भी कह लो। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद उसने दोस्ताना लहजे में कहा था। उसने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर उसे कांटदार नज़रों से घूरा था। आप बहुत ढीठ शख्स हैं, वो भराए हुए लहजे में बोली। उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वैसे एक लफ्ज़ में मेरी इससे बेहतरीन तारीफ़ नहीं हो सकती। उसने फ़राग दिली से तस्लीम किया। ईमान के रोने की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो गया था। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी गलतफ़हमियाँ हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से वज़ाहत देना शुरू करूँ। और ठंडी साँस भरते हुए बोला, अच्छा देखो प्लीज़ पहले चुप हो जाओ। उसने टिश्यू के डब्बे से कई टिश्यू निकाल कर उसके हाथ में थमा दिए।
मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा खफ़ा हो। मैंने पहली दफ़ा तुम्हारी खफ़्की दूर करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। फिर मैंने सोचा थोड़ा इंतज़ार कर लूँ, तुम्हारी सारी खफ़्कियाँ, तुम्हारी सारी नाराज़गियाँ इकट्ठी इकट्ठी ही दूर कर दूँगा, लेकिन तुमने ये नौबत भी नहीं आने दी। कुछ सोचे समझे बगैर इनकार कर दिया। जी नहीं, मैंने बहुत समझ समझ के ये फ़ैसला लिया है। उसे फ़ौरन तरदीद की। सोच समझ कर उम्र ने दोहराया, तो क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए क्या हैसियत रखते हैं? क्या हम एक-दूसरे के बगैर रह सकते हैं? हमारी तो बहुत पाकीज़ा मोहब्बत है ईमान, मैं मानता हूँ मैंने कभी तुम्हारे साथ इज़हार मोहब्बत नहीं किया। मेरे ख़्याल में इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये मेरी गलतफ़हमी थी। तुम्हें कभी मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अगर इज़हार इतना ही ज़रूरी था तो मैं अब तक कर देता। मुझे तुमसे मोहब्बत है ईमान, तो मैं अब कर देता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है ईमान। वो धीमे लहजे में बोला, तो कितनी देर तक वो सर ना उठा सकी। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो काफ़ी देर बाद उसने नाराज़गी से पूछा, तुमने बात ही ऐसी की थी, मैं तो तुम्हारा नाम भी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खाला तुम्हारा रिश्ता तय कर रही थी, ऊपर से तुमने भी 100% रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। मेरा दिमाग तो घूमना ही था। वो थप्पड़ मारने पर ज़रा भी शर्मिंदा ना था। अम्मी मेरा रिश्ता तय नहीं कर रही थी, करना चाह रही थी। अंकल ने मजबूर किया था उन्हें ऐसा करने पर। वो अपने वर्कर के लिए मेरा रिश्ता लाए थे। उसने अपनी दानिश में इंकशाफ किया, मालूम है मुझे। पापा ने बाद में बताया था और मैंने उनसे झगड़ा भी किया, लेकिन अब वो शर्मिंदा है। तुम्हें उनको माफ़ कर देना चाहिए ईमान। वो तुमसे सॉरी तो नहीं कह सकते ना? आप तो कर सकते हैं। उसने उम्र की बात काट दी। जिस तेज़ी से कहा था वो हँस दिया। मुझसे सॉरी कहलवा कर ही दम लोगी। चलो आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी सॉरी। उसके कहने पर वो चुप रह गई। यकीन ना आया कि वो इतनी जल्दी माफ़ी माँग रहा है। आप तो मेरा नाम भी किसी और के साथ बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं थे, और मैं आपको किसी और के साथ बर्दाश्त करती रही। उसने एक और शिकवा किया, किसके साथ? मैंने हैरानी से पूछा, बाज़मा दुरानी, बाज़मा। और ज़ोर से डरा, तुमने कब देख लिया मुझे उसके साथ? अब के उसने कुछ लुत्फ़ लेते हुए का पूछा था, कोई एक बार देखा हो तो बताऊँ? सोबिया की पार्टी में आप सारा वक़्त उसके साथ रहे, फिर उस दिन वो आपको दावत देने आप गए भी होंगे, और फिर थोड़े दिनों पहले मैंने आपको गाड़ी में उसके साथ बैठे हुए देखा, हँसते हुए जा रहे थे आप। उसे तफ़सील से उसे आईना दिखाया। वो मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हो? चिढ़ गई। देख रहा हूँ तुम जलती बुनती कितनी प्यारी लगती हो। वो लुत्फ़ लेते हुए बोला, ख़ैर जहाँ तक सोबिया की पार्टी का ताल्लुक है, उस दिन उसे पापा की वजह से कंपनी दी थी, इसलिए कि तुम नाराज़ हो तो सॉरी। फिर वो मुझे दावत देने आई थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो जहाँ तक दावत देने में जाने का ताल्लुक है, मेरा ख़्याल है उस दिन मेरी सालगिरह थी, हम सब ने इकट्ठे डिनर किया था। मैं मानता हूँ कि लड़की मुझमें कुछ-कुछ इंटरेस्टेड थी, लेकिन अपने बाप के बरक्स वो लड़की अच्छी थी। डैडी ने जब कभी मुझ पे दबाव डाला, मैंने डायरेक्ट उससे बात की अपने और तुम्हारे बारे में बताया। यकीन करो वो मेरी तवक्को से ज़्यादा जल्दी मेरी बात समझ गई, और उसने अपने डैडी से इनकार करने का वादा कर लिया। खैर फिर तो मामला ही दूसरा हो गया। उसने बहुत तफसील से वजाहत की, ईमान के समझ में नहीं आ रहा तब क्या कहे। और तुमने पता नहीं कब देखा मुझे उसके साथ। वो और भी हंसते हुए बोला, तुम पे खासा जोर दिया था। वैसे तुम्हें अंदाजा है कि है नहीं कि कुछ के इन दिनों तुमने मुझे कितना परेशान रखा। मैं इतने ढेर सारे मौज़ों पर तनहा लड़ रहा था। एक तरफ आयशा के लिए पापा से झगड़ा करता है, फिर बाज़मा वाला मामला। तुमने इन्हीं दिनों नाराज़ होना था। फिर वहाँ से सबीन साहिबा भी की भी फुर्तियाँ। इन इन दिनों अगर हमज़ा मेरा साथ ना देता तो क्या बनता मेरा? हमज़ा ने क्या साथ दिया आपका? उसने हैरानी से पूछा। इन दिनों हमज़ा से मुसलसल राब्ता था मेरा। उसी से फ़ोन करवा के सबीन को धमकाया। फिर सबीन की अक्ल में भी कुछ बात आई। जाने क्या कह के उसे ससुराल वालों को समझाया कि वो किस्सा ख़त्म हुआ। वो मज़े लेकर उसे बता रहा था। ईमान को हमज़ा के दौरे किरदार पे हैरत के साथ-साथ हँसी भी आ गई। शुक्र है तुम मुस्कुराई। तो यकीन करो तुम्हें नाराज़गी मेरे साथ-साथ आयशा और उसामा से भी मैं तुम्हारी नाराज़गी पर मेरे साथ-साथ आयशा और उसामा भी काफ़ी परेशान थे। फिर जब तुम अम्मी का हाल पूछने यहाँ आई तो आयशा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उस दिन बहुत अहम डेलीगेशन के साथ लंच था मेरा, फिर भी मैं घर आया और तुमने क्या किया मेरे साथ? अब उसे याद दिला रहा था, लेकिन ईमान ने कुछ कहना चाहा। अब बस करो ईमान, इन वज़ाहतों में सारा वक़्त गुज़र जाएगा, और मैं इतना खूबसूरत वक़्त खोना नहीं चाहता। मैंने उसकी बात काट दी। वो चुप सी हो गई। सारे गिले-शिकवे दम तोड़ गए थे। उन्होंने जेब से अंगूठी की डिब्बी निकाली। अम्मी और खाला अब हमारी शादी में ज़्यादा देर नहीं लगाएँगी कि और लड़कियों को मंगनी का बहुत शौक होता है। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मेरे खिलाफ चार्जशीट में एक और इल्ज़ाम का इज़ाफ़ा हो जाए कि हमारी शादी से पहले बाज़ाब्ता मंगनी क्यों नहीं हुई, या फिर ये कि तुमने मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया। और डब्बिया से खूबसूरत डायमंड रिंग निकालते हुए मुसलसल बोल रहा था, हाथ दिखाओ। उसने इसका हाथ माँगा, मुझे दे दे, मैं खुद पहन लूँगी। वो कुछ पज़ल सी हो गई। उन्होंने सनी अनसनी करते बहुत झिझकते हुए उसका
उमर ने सुनी अनसुनी कर दी बहुत झिझकते हुए। उसने हाथ आगे बढ़ाया, थैंक यू ईमान। वैसे ही मैं तुम्हें थैंक यू ही कह सकता हूँ, कुछ और कहा तो तुम नाराज़ हो जाओगी। उमर ने शरारत से कहा तो उसका झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उमर ने फ़ोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ हमज़ा था। हाँ हमज़ा, वो खुशदिली से बोला, ठीक है यार, सब खैरियत है यहाँ। उमर ने कहा तो दूसरी तरफ हमज़ा ने जाने क्या किया कि उसने ज़ोर तक कह कर, अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं, खाला से कहो बिरयानी की खुशबू यहाँ तक आ रही है, हम बस 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। उसने कहकर फ़ोन रख दिया। कहाँ से फ़ोन किया हमज़ा ने? उसने नासमझी के आलम में पूछा। घर से। आज रात के खाने पर खाला ने बिरयानी की दावत की है, सब लोग वहीं इनवाइटेड हैं। मैं भी वहीं से तुम्हारे ऑफ़िस आया था। उसने मज़े से बताया तो उसका मुँह हैरत से खुल गया, उसे देखने लगी। ओह हाँ यार, ऐसे तो ना गुरो, तुम्हारी सोहबत का कुछ ना कुछ असर पड़ना ही था। अच्छा सॉरी, ये आखिरी झूठ था। उमर के कहने पर वो हँस पड़ी। दिल से तमाम बदगुमानी मिट चुकी थी। आगे रास्ता साफ था, रोशन और हमवार। इसके साथ ही हमारा आज का नॉवल ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको नावल बेहद पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं किसी और नॉवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।